नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, प्रेसिडेंट बिल्डिंग बिहार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर सप्ताह एक डिबेट लेकर आते हैं। और इस डिबेट का एक उद्देश्य है, इस पूरे चर्चा का ये उद्देश्य है कि हम बिहार में 2025 में इलेक्शन है और हम जानते हैं कि बिहार के भविष्य के लिए को निर्धारित करने के लिए चुनाव और जीते गए प्रतिनिधि हमारे राज्य का, हमारे देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अच्छा नेतृत्व चुन सकें। और इसीलिए हम अपने समाज के अलग अलग हिस्सों से, बिहारी समाज के अलग अलग हिस्सों से लोगों को इनवाइट करते हैं और उनके पर्सपेक्टिव को जानना चाहते हैं कि इस साल 2025 के चुनाव में वो किन्हें मौका देना चाहते हैं और क्यों उन्हें मौका देना चाहते हैं। इन्हें सुनकर ये पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल्स का डिबेट है, बुद्धिजीवी वर्ग का डिबेट है, जिससे कि हम जान सके कि एक चुनाव का असली मुद्दा क्या होना चाहिए। जब हम किसी को वोट देने जाएं तो हमारे पास वो कौन से मुद्दे होने चाहिए। जब हम अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने जाएं तो हमें क्या किन किन मुद्दों पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए बिफोर वी गो एंड वोट फॉर देम, इससे पहले कि हम उनके नाम पर अपना वोट दें। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सप्ताह हमने पहला राउंड ऑफ डिबेट किया। इस बार हम उसके दूसरे चरण में हैं, दूसरा एपिसोड है। और हमारे साथ हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम ध्रुव कुमार जी। ही इज अ पॉलिटिशियन इन स्कॉटलैंड और वो बिहार से बिलोंग करते हैं। वो स्कॉटलैंड में राजनीतिज्ञ भी हैं। साथ ही साथ ही इज ऑल्सो प्रोफेसर इन ग्लासगो यूनिवर्सिटी। यू आर वेलकम ध्रुव जी। आई वुड लाइक टू वेलकम प्रकाश जी। ही इज ऑल्सो प्रोफेसर इन मिसिसिपी यूनिवर्सिटी, अमेरिका। I would like to welcome Sanjay Kumar ji. He is pursuing PhD in Patna University. आप सबों का बहुत स्वागत है, संजय जी, ध्रुव जी, प्रकाश जी। थैंक्स अ लॉट कि आपने समय निकाला और इस डिबेट पे हिस्सा लिया। अपना समय निकाल कर आपके भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए, बिहार की भविष्य की चिंता करके अगर लोग जुड़ रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो यही दिखाता है कि हम कितने गंभीर हैं, हाउ सीरियस वी आर व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। इसी के साथ मैं शुरुआत करने से पहले एक सवाल मेरा रहेगा और उसके साथ आप अपना परिचय भी देंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द पैनलिस्ट वन बाय वन कि आप अपना परिचय भी दें और यह बताएं कि इस बार जैसे हमारे पास तीन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक है एनडीए, एक है दूसरा है महागठबंधन। एनडीए विच इज लेड बाय बीजेपी, महागठबंधन विच इज लेड बाय आरजेडी एंड कांग्रेस, और तीसरा है प्रशांत किशोर विच इज द थर्ड ऑप्शन। आप बताएं कि आपके नजरिए में, आपके दृष्टिकोण में किन्हें इस बार 2025 में किन्हें मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का, और इनका चुनाव आप किस बेसिस पर करना चाहते हैं, या फिर जनता जो वोट देने जाएगी उनका एजेंडा क्या होना चाहिए, तो किन एजेंडों को देखकर वो वोट करें इस बार 2025 के चुनाव में, और कितना प्रमुख है ये चुनाव। प्लीज ध्रुव जी, वुड यू लाइक टू कम फर्स्ट? राहुल जी, फर्स्ट ऑफ एक ऑल, एक बार क्वेश्चन और दोहराएंगे हम। मतलब मेरा एक कॉल आ गया था, सॉरी सर। जी जी, सवाल ये है कि इस बार तीन जो ऑप्शंस हैं, एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर, इन तीनों ऑप्शंस में आप किसका समर्थन करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इस बार जब जनता वोट देने जाए तो उनके प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए। ठीक है, तो जी ध्रुव जी, यू कैन कम फर्स्ट। और ध्रुव Rahul ji, जी। thank you so much. Rahul ji, thank you so much for having me from Scotland. And I must congratulate the effort you have put in for the last, I would say, 2 to 3 years to raise the voice and to understand the challenges and key issues which could directly impact the electoral. So in upcoming Bihar election, which is, I would say, is the most important in the last 30 years. I left Bihar back in 2005, and in those days were very different. Now we have reached to the landscape. और आपने बिल्कुल अच्छे से इसको बताया कि अभी जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वह महागठबंधन, एनडीए और पीके जो प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज है वहां पे तीन पड़ी हुई है। इसको समझना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह तीनों पार्टी या तीनों फ्रंट ऑफ जिसको बोले, जहां पे कास्ट इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा। अब वी कैनॉट इग्नोर दैट the political history and the caste dynamics of Bihar, that has the prime leading factor for any election. And I would say, if you look at the Lok Niti, which comes in, I think, CD, if I'm wrong, please correct me. Lok Niti is CSDS 2020, and the key figures they projected that the Yadavs 14%, Dalits 16%, then the EBCs come up to 36%, and all the alliances they pitched against themselves, and turnout of the vote was 57%. So this is the playing field where the turnout in the last one was 57%. And here is a caste dynamics.
So which way the voters and the electorals goes, and what is the best options? Mhm. So at this moment, well, we all take the pride. हम लोग सब pride लेते हैं कि Bihar is a place where any revolution happen that we come to the front. Mhm. We are the one who make the things unprecedented that anyone could think. It's very revolutionary people we are. And Bihar takes the pride, either it is a dharma, is culture, or is bravery, or politics, or intelligence, or the intellect. You just name it. We are the history. But on other side, we also look at the unemployment rate, the overall, the industrial engagement, the youth empowerment, the women empowerment. Migration is another key issue. I mean, it's a migration which is and that is being driven by unemployment rate. Look at the unemployment rate, which again goes to the figure, which is nearly 11 to 12%. It could be argued up to 10.2%, which is quite high as compared to anyone. I mean, in terms of the millions, I won't be wrong if I claim or say 5 million migrants from Bihar, they work in other states. And that is the economical migration. It's not a cultural migration. That's an economical migration. So why that happens? Can we stop? Can the electoral look into their see and can they hold the politicians or the administration accountable? Can they ask the question? Of course, there has been a huge, I would say, the huge changes has happened back in 90s of Bihar and now on. But it is also important to learn from the past that if you look at this, I tell you that back in 2011 and 12, I was in the LSE, London School of Economics, and there are some good papers have been published by LSE. Why did the Bihar not speed up as compared to Andhra back in 90s? Back Okay. in 90s, Bihar was well ahead paced in terms of the migration, low migration, high uh, capital per income, and it was quite a good comparison. But since then, 1990, Andhra is paced quite high in terms of the technology, into the employment, absolutely low migration, cultural development, economical, and per capita income too. Bihar slide down. Now we are picking up and we have done the massive infrastructure and all the government has subsequently come in. They have put an enormous amount. But can we still be complacent and say enough has been done and there's no more scope to do? Can we educate or can we educate ourselves to the electorate going around in the rural area or electorate can see is there time to break the caste dynamics? Can we go ahead and look into something different which other state within the India can do? Apart from these three Gathbandhans, we call two Gathbandhans and one political party which is rising, which is the Prashantis, will make a significant impact. Mhm. Can people look into that? What's the benefit of each one? And when the people go and speak, can they ask them the right questions that impacts on their livelihood, on their parenthood, on their children, and the future of the Bihar? Because see, if the Bihar So does what not, would be what would be your recommendation? आपका सुझाव बिहार के वोटर्स को क्या रहेगा इस बार के 2025 के चुनाव में? जब वो चुनाव करें तो इन तीनों में से किसके तरफ जाएं? I think that's a very good This is question. very straightforward. I'm sorry Yes, for that, but yes, yeah, you might put me in in yeah. danger Also, line. What I would say is, see, on you 22nd, we can had speak those. your word, like Yes, your recommendation. It's completely your thing. Like it's not like you are influencing somebody, but yeah, अपना will तो definitely you can keep forward. well, what I would say is, we all take immense pride in Bihar Divas. बिहार दिवस जो है अभी 22 जी मार्च को आ रही है। अब बिहार दिवस की बिहार स्थापना का जो सही मूल कारण जो था, जो अभी एक हफ्ते में होने वाला है, उसके कहते बिहार की जो प्रतिभा जो है, बिहार का जो गौरव है, उसको पुनः से स्थापित करना। अब मैं वहां पर नहीं हूँ, मेरी शुभकामनाएं वहां पे हर पार्टी को है, हर हम्म, कैंडिडेट को है, हमारी अपनी हम्म, हर जनता भाई बहन को है। और बिहार के लोग जहाँ दुनिया में कहीं भी हो, हम्म, हमारी जो ह्यूमिलिटी और जो हमारी डाउन टू द अर्थनेस जो है वो ऑटोमेटिकली आती है, हमारी जो इंटेलेक्ट जो है वो आती है। तो क्या हम उसको यूज करके फिर से एकजुट होके बिहार को जो नया रूप जो देना है, जो हम्म। फिर से वह गौरवशाली बन सके, और उसकी शुरुआत करने के लिए हमें तो कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के देखें, एम्प्लॉयमेंट के देखें, माइग्रेशन को देखें, या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एग्रीकल्चर जो है। फॉर एग्जाम्पल Yeah, आप yeah, खुद Dhruv, देखें कि sorry for that. Like I'll come to all these points because migration मेरे next questions में है. So I didn't get a clear cut answer from you, but I'm getting the vibe that कि
डेवलपमेंट हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए, और बेरोजगारी हमारा मुद्दा होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर कमिंग अप टू। नाउ आई विल कम टू प्रकाश जी एंड देन विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल कम टू प्रकाश जी, देन संजय जी, उनका भी व्यू पॉइंट ले लें। आप संक्षेप में अपना परिचय दें, देन कम अप विथ कि इन तीनों ऑप्शंस में से बिहार की जनता को इस बार किन्हें मौका देना चाहिए और क्यों, आपके हिसाब से क्यों? प्रकाश जी, राहुल जी ओवर टू यू। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश है और मैं मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। और मूलतः मैं से हूँ बिहार में। और 10-12 साल से मैं अमेरिका में हूँ अभी। जो सवाल आपने किया है कि बिहार में जो अभी इलेक्शन 2025 का है, जी। उसमें एजेंडा क्या है और किनको कैसे हमें कहाँ वोट करनी चाहिए। हम्म, तो जैसे मैंने हाईलाइट किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है। हम्म, जो पार्टीज हैं तीनों, मतलब तीन समूह जो आप बता रहे हैं कि एनडीए है, एक महागठबंधन है माधव। और एक उन तीनों गठबंधन में आपस में इस बात पे कॉमन कंडीशन, सहमति जरूर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात हो। सहमति जरूर है कि सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी एलिवेशन पे बात हो। हम्म, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। लोगों को रोजगार मिले। साथ में लीडरशिप स्ट्रांग कैसे रहे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे इन तीनों समूहों में, तो पलड़ा भारी मुझे दिखता है एनडीए का। इसीलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे एनडीए का जो प्रभुत्व है वो बढ़ रहा है। और डबल इंजन करते हैं हम लोग अगर वो। योर वॉइस इज स्टक। प्रकाश जी, इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है लगता है आपके तरफ से, या? हाँ जी, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें जी, बीच में ब्रेक हो गया था जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने पूछा कि तीनों समूह जो है एनडीए, हम्म। हम्म। उसके बाद आरजेडी का है और तीसरा पीके का। तो रिकमेंड किया है, नॉट रिकमेंड, बट आप देख रहे हैं कि एनडीए 2025 में सरकार में मजबूती से आ सकती है। दैट इज जी व्हाट वी हर्ड फ्रॉम यू। नाउ आई विल कम जी टू संजय जी। संजय जी, आप अनम्यूट कर लें। प्रकाश जी, आप, या जी, संजय जी आप अनम्यूट कर लें और आप बताएं, संक्षेप में परिचय दें और बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं आते हुए, और क्यों आपको लगता है कि आप जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उन्हें क्यों आना चाहिए सरकार में जी। ओवर टू यू। मैं संजय कुमार, और गुड इवनिंग आप सबको। और रिसर्च स्कॉलर हैं हम बिहार में। और यहाँ पे आप जो क्वेश्चन किए हैं, एनडीए और जो महागठबंधन और प्रशांत किशोर, ये तीनों, प्रशांत किशोर को तो हम प्रमुख फोर्स के रूप में भी हम नहीं देखते हैं। बट एनडीए और महागठबंधन लेड बाय आरजेडी, ये इस दो फोर्स को हम प्रोमिनेंट फोर्स के रूप में देखते हैं। एनडीए में भाजपा है, जेडीयू है, लोजपा है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। हाँ। तो देखने पर एक ग्रैंड अलायंस दिखता है। बट अनदर साइड आरजेडी और प्लस ऑल लेफ्ट पार्टीज एंड कांग्रेस कांग्रेस नहीं भी रह सकती है। गठबंधन बनने के भी ख्याल में है कि नीतीश जी आरजेडी के साथ भी आ सकते हैं, और लेफ्ट, ये तीनों पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट के सारी सारी पार्टी मिलके चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस अकेले लड़ सकती है बिहार में चुनाव। ये ऐसा भी मतलब हो सकता है। बट लेकिन अभी जो नहीं हुआ उस पर नहीं बात करते हैं, जी। बात अभी करते हैं कि जो अभी दिख रहा है जो हम्म। गठबंधन, तो उसमें निश्चित तौर पे एनडीए का हल्का सा अपर हैंड दिख रहा है। एंटी इनकन्वेंसी है, बट लेकिन फिर भी एनडीए का अपर हैंड है। बट लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी पर अ, दोनों ही गठबंधन में एक समानता है। कोई भी गठबंधन नो उदारवादी इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ में नहीं है। ना वो एनडीए की, ना एनडीए तो नहीं रहेगा निश्चित तौर पे। जो न्यू राइट विंग जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पे तो एनडीए एग्रेसिव रहती है। और आरजेडी के साथ जो लेफ्ट पार्टीज है, खास करके बिहार में सीपीआई एमएल लिबरेशन, उनके भी लगभग 12 या 14 विधायक हैं। तो उनके उनका एक ओरिएंटेशन रहता है न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ में। बट मूल सवाल ये है कि दोनों में से कोई भी सत्ता में आए, दोनों में से कोई भी सरकार में आए, जनता का मूल प्रॉब्लम हल नहीं होने जा रहा है। मूल सवाल ये है, जनता के लिबरेशन और उनके मुक्ति का कोई रास्ता इनके पास नहीं है। वो गरीबी की समस्या को, बेरोजगारी की समस्या को, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के सवाल को ये लोग नहीं हल कर सकते हैं। और इन संजय जी, लोगों में, संजय जी,
सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। यहाँ मेरा एक सवाल आपसे यह भी रहेगा, क्योंकि आप अभी बिहार में हैं, पटना यूनिवर्सिटी में हैं, आपको इनवाइट करने का थैंक्स फॉर कमिंग। और आपको को इनवाइट करने का हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी था कि हम धरातल से, बिहार से कुछ सुन सके कि बिहार की आवाज क्या है, बिहार के आम जनता की। खास करके आप युवा हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो आपकी आवाज क्या है, आपकी। आप अगर इन तीनों में देखते हैं कंपैरिजन, कौन आएगा? एक आपने बता दिया कि आपको लगता है कि एनडीए एक बड़े फोर्स के रूप में आएगा, बट अगर आपको निजी रूप से चुनाव करना नहीं हो नहीं, बड़े तो फोर्स, मुद्दों हम के। बड़े फोर्स नहीं बोले, स्लाइटली उनको थोड़ा सा एज है, बड़ा फोर्स हम नहीं बोल रहे हाँ हैं। ठीक है, ठीक है, स्लाइटली एज भी है, तो वो जो स्लाइट एज हाँ। भी है वो आप एनडीए की तरफ देखते हैं। बट आपको अगर निजी तौर पे, अगर पॉलिसी और मुद्दों के बेसिस पर अगर चुनाव करना हो, तो प्रशांत किशोर एक थर्ड फोर्स के रूप में आ रहे हैं। उनके मुद्दे, उनके पॉलिसीज को आप सुनते रहे होंगे। इन तीनों में, प्रशांत किशोर हो, महागठबंधन हो या एनडीए हो, इन तीनों में आपका निजी चुनाव क्या होगा? नहीं, मेरा तो निजी चुनाव निश्चित तौर पे आरजेडी लेड जो महागठबंधन है, मेरा निजी चुनाव उनके साथ है, क्योंकि उसमें लेफ्ट की तमाम पार्टियां हैं, और हमको लगता है कि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो, उनका जो पॉलिसी है वो निश्चित तौर पर जनता के पक्ष में है, वो लोकप्रिय पॉलिसी है। मतलब इवन भूमिहीनों का जो सवाल है, नीतीश कुमार जरूर भूमि सुधार पर बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिशें लेकर के आए, लेकिन उसको लागू नहीं किए। तो निश्चित तौर पे हम बिहार के युवाओं से अपील है हमारा कि वो राजद लेड महागठबंधन को सपोर्ट करें। और जो एनडीए के साथ नौजवानों का एक गुस्सा है, वो कोई भी एग्जाम हो रहा है बिहार में, उसमें क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। अभी हालिया बीपीएससी ओके, का बिफोर एग्जाम आई हुआ। मूव, जी जी, संजय जी, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कोई दो पॉलिसीज बताएं जो आपको पसंद है, लेफ्ट या फिर आरजेडी लेड, लेफ्ट, और हाँ, आरजेडी यस लेड यस। जो महागठबंधन है, उसके कोई दो पॉलिसी बता, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि एक और पैनलिस्ट एक को तो भी। आरजेडी लेड लेफ्ट गठबंधन का जो एक सबसे बड़ा एक सवाल है, जो 65% रिजर्वेशन का जो उनका प्रमुख डिमांड है, ओके, जो एक, रिजर्वेशन, हाँ, जो रिजर्वेशन बढ़ाने की जो मांग है। ठीक है। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल है कि बिहार में ये लोग जितना भी बोल रहे हैं, बट लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत है। 21 लाख लैंड सरकारी जमीनें हैं बिहार में, 21 लाख एकड़ मामूली जमीन नहीं है। 21 लाख एकड़ जमीन है जिसको बांटा जा सकता है भूमिहीनों में, लैंडलेस परिवारों में। बिहार में माइग्रेशन का एक बड़ा कारण है कि बहुत परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है खेती का, इसीलिए वो माइग्रेशन करते हैं। तो ये दो पॉलिसी प्रमुख है, एक 60% रिजर्वेशन बढ़ाने का जो सवाल है, और लैंड लैंड रिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड सर, ठीक, लैंड रिफॉर्म, और एक और आपने बताया। 65% या सिक्सटी रिजर्वेशन, जो सिक्सटी फाइव रिजर्वेशन परसेंट बढ़ाने का रिजर्वेशन जी जी, 65% हाँ रिजर्वेशन एंड लैंड रिफॉर्म। या कमिंग टू माय नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन, ध्रुव जी, अगर हम देखें कि ग्रोथ के मुद्दे, आपने वैसे तो बताया भी है, बट अगर हम प्रमुखता से पूछें, स्पेसिफिकली पूछें कि कौन से तीन बड़े मुद्दे होने चाहिए जो किसी भी राज्य को, जो स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड राज्य हैं, उनके लिए कौन से प्रमुख मुद्दे होने चाहिए? जैसे संजय जी ने अपने अनुसार बताया कि लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, रिजर्वेशन होने चाहिए, बट आपके दृष्टिकोण में, ऑल्सो बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, यू आर इन अ डेवलप्ड कंट्री, राइट, स्कॉटलैंड, वेस्टर्न वर्ल्ड। सो आप क्या देखते हैं कि किसी देश को, किसी राज्य को विकसित बनने के लिए उनके प्रमुख पिलर्स क्या होने चाहिए, उनके वोटिंग के एजेंडाज क्या होने चाहिए? बिहार को Yeah, I सेंटर think में रख के बोले, या बिहार को केंद्र में रख के बताएं। our question, Joel, is very spinal point of the entire, I would say, the electoral pattern. हम्म, What this Sanjay Babu has said, those the points उन्होंने बोला, which is very valid. हम्म, If I drill down to the question you asked for three key things, अब किसी भी स्टेट की हम as a, just we have to look at an overview. जी, अब we exactly know where the Bihar is. उस पे कहने की जरूरत नहीं है, और हमको यह भी पता है how much potential we have. No, nobody knows better than anyone either outside Bihar or Bihar itself. We have a huge potential. So where we are, and we exactly acknowledge and identify our potential. But the gap is where we can fill in. So जो तीन चीज आप बोल रहे हैं, it will be quite difficult to put into, but I will say, see the social improvement which empowers the women, deprived community, जो जिनकी social income बहुत कम है, that is a state responsibility. That's our collective responsibility. Women empowerment that comes under social state responsibility. Second जो matter जो है economical,
हम कितनी भी बातें बहुत अच्छी कर लें, लेकिन घर यदि किसी का ना चल पाए, then it comes to the failure point. Development cannot happen out of the only the talk. It has to be a conducive industry environment. So बिहार could be industrial, and also इसके पॉइंट ये भी है कि बिहार is a locked state. So industrialization की बहुत challenges है वहाँ पे. But youth जो है, I think the third point is very important, is youth mobilization जो है. And you know yourself, and I'm sure all the panels and listeners they exactly know, बिहार की 58% population जो है वो 25 के अंडर है. लेकिन अब उसका इनरोलमेंट देखेंगे कि कितने लोग हायर एजुकेशन में इनरोल्ड हैं. एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओनली 22% आर इनरोल्ड इनटू द हायर एजुकेशन. Sanjay Babu said about is the education, the malpractice that happens. So if our youth cannot be ready for jobs, skills, and for the future, they are the one who gonna drive. So you start a state development based on the social policy, you covered with industrial policy, and then you have the mass 58% of youth mobilization that has to be actively, economically, politically, and socially, and also spiritually, very much for the Bihar. That is the bit I'm talking about, the big movement. I'm talking about the key issues. But again, I wish all the best for all the party and every electoral. हमारे सारे भाई बहन को जितना उनको ज्यादा पता है शायद मुझे पता नहीं होगा, लेकिन they must look into these three things: social, industrialization, and the youth empowerment. लवली। प्रकाश जी, कमिंग ओवर टू यू, कौन से 3 प्रमुख मुद्दे होने चाहिए व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर्म, विच एवर गवर्नमेंट फॉर्म्स, 3 विकास के कौन से मुद्दे होने चाहिए स्पेशली फॉर अ स्टेट, बैकवर्ड स्टेट लाइक बिहार? जी जी। सो ध्रुव जी ने हाईलाइट किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए बिहार में कि 70% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे रिलाई करती है, एग्रीकल्चर। राइट। तो हमें इस सेक्टर को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे जो आउटडेटेड फार्मिंग मेथड हो गई है, अभी संजय जी ने बताया लैंड होल्डिंग फ्रैगमेंटेड है, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है स्वामित्व स्कीम, उसमें डिजिटाइज की जा रही है लैंड को। इरिगेशन फैसिलिटीज को कैसे इंप्रूव किया जाए, पिछले कई सालों से संजय झा जी जब वाटर मिनिस्टर थे उन्होंने काफी इसमें काम किया था। तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए हमें क्या करनी चाहिए कि जो एमएसएमई है बिहार में, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको बढ़ावा दें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या आईटी के लिए हम बना सकते हैं। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो जिसमें अभी चिराग जी हैं दिल्ली में, फूड प्रोसेसिंग, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अपने कोर वैल्यूज पे जाएंगे तो ही हम ध्यान दे पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी भी हम थोड़ा पीछे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड्स हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग। तो हमें अभी भी जरूरत है कि हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, बट एग्री बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि अपने यहाँ जो युवा हैं अभी काफी अनएम्प्लॉयड हैं, उनको उनके पास स्किल गैप है। तो स्किल डेवलपमेंट क्राइसिस बिहार में बहुत ज्यादा है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि हर बच्चा बढ़िया गवर्नमेंट जॉब या बढ़िया स्टार्टअप नहीं कर पाएगा, तो वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरत है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बिहार में जरूरत है, और इस सबको मर्ज करके एक साथ हम एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी पे ध्यान दे सकते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। संजय जी, संजय प्लीज अनम्यूट। Yes. या जी, कौन से 3 या ग्रोथ पैरामीटर्स में आप क्या देखते हैं बिहार को पहले किन 3 मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? आपने वैसे तो वो लैंड रिफॉर्म वगैरह बताया, बट ग्रोथ पैरामीटर पे अगर कोई पॉलिसी में इंक्लूजन करना हो ताकि बिहार का ग्रोथ हो सके, उस दृष्टिकोण से आप बताएं थी, आपका क्या रिकमेंडेशन होगा? या एक तो वो सही बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में लगाना चाहिए। एक तो वो हो सकता है। दूसरा, समान शिक्षा प्रणाली अगर नहीं ये लोग कर सकते हैं तो कम से कम क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, तो एक दूसरा ये कर सकते हैं। और तीसरा, स्वास्थ्य पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। आप अगर मिडिल क्लास भी हैं और आपके घर में कोई एक बड़ा बीमारी हो गया तो आप मिडिल क्लास से सीधे लोअर क्लास में चले जाएंगे, तो इतना स्वास्थ्य महंगा है, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत महंगा है। तो ये 2-3 मुद्दे हो सकते हैं, मतलब शिक्षा का, स्वास्थ्य का और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज का, ये 3 मुद्दे हो सकते हैं जिसपे कोई भी सरकार आती है उनको काम करना चाहिए। ब्यूटीफुल। अब शॉर्ट में मैं एक क्वेश्चन, जो बिहार के, खास करके जब बिहार के राजनीति की बात आती है तो ये सवाल हमेशा पूर्वाग्रह भी है लोगों के बीच में कि बिहार से जाति है जो जाति नहीं है। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इज समथिंग व्हिच नेवर गोज, एंड इट इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट बिहार।
वैसे है, बिहार के देश के अन्य हिस्सों में भी ये इसका प्रभाव है, बट बिहार की जब बात आती है तो लोग इस पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं कि यहाँ तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही होगा। तो पहली बात तो मैं ध्रुव जी, माय क्वेश्चन शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा कि ये जाति के बेसिस पे जो राजनीति है इसको आप किस तरह से देखते हैं, और ये ये डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसका अगर प्रभाव होगा तो फिर हम बाकी सारे अन्य मुद्दे जो हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये सारे मुद्दे एक तरफ और ये जाति की पॉलिटिक्स एक तरफ हो जाती है। तो इस पे आप पहले तो आप अपना नजरिया बताएं कि आप इसको जाति बेस्ड पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं, और दूसरा इसे डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है, कैसा और ये यूल बी अ गुड एग्जांपल कि आप स्कॉटलैंड में ये रेस बेस्ड पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड हो या रेस बेस्ड पॉलिटिक्स वहां पर है या नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं, मतलब क्या ऐसी कौन सी प्रमुख बातें होती है जो इसको डाइल्यूट करता है इस मुद्दे को। Rahul ji, आपका question जो है ना, I think I might take 2 hours to explain, but I'll जी try to finish within the 10 minutes जी or even less. या Um, the first point you raised and what I said at the very beginning is Bihar की political history और caste dynamics आप देखेंगे is being always being driven by the caste politics. जिसके बारे में बताया कि यादव, दलित, इसी EBC जो हैं और उनके जो influences हैं, उनका जो pockets है the caste की, वह अभी भी वैसे ही है और शायद कहीं ना कहीं वो strong हो गई है। तो और फिर कास्ट से बढ़ के जो है और उससे आगे स्टेप बढ़ के जो रिलीजियस अलायंस हो गए, जैसे हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं या दूसरे ग्रुप्स जो हैं, तो वह भी एक ऐसे अलायंस हैं जो हैं जो कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजियस डायनामिक्स की एक सेंटर पॉइंट है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट जस्ट से वो खत्म हो जाए। ये हमारे पॉलिटिकल डिनेस्टी बोले या हिस्ट्री या कास्ट डायनामिक्स है, दैट विल ड्राइव द पॉलिटिक्स एंड दैट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। हम पॉपुलेशन की बात करें, बिहार के करीब 12 से 13 करोड़ हमारी उसको इन यूरोपियन टर्म्स आई कैन से बिटवीन 126 to 127 मिलियन पॉपुलेशन जो है 12 से 13 करोड़। अब उसमें जो हमारी जो पॉलिटिक्स को 12 से 13 करोड़ लोग जो वोट देने जाएंगे, उसमें मान लें कि 50 to 60% टर्नआउट है, और उसमें जो लोग वोट जो देने जाएंगे, मान लें कि 7 करोड़ लोग भी वोट देने जा रहे हैं, उनका ड्रिवन पॉइंट जो है जो हम बात करें, क्या उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे 3 महीनों में, 4 महीनों में? क्या उसको मूवमेंट करने के लिए क्या गवर्नमेंट को या जो हमारे वहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स को है उसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए? क्या हम डेवलपमेंट की बात जो कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे या हमारे भाई बहन वहाँ पे हैं, जिनसे हम उस कैटेगरी से हम भी आते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट है? और एक बिहार जो है, क्या एक बैकवर्ड स्टेट की जो जो बैकवर्ड ड्राइविंग है, क्या उसी पे रहे? तो इस चीज को तोड़ने का जो शैकल जो है इज लाइक बिग शैकल, एंड दैट शैकल can be a long and slow process, can be slowly being done by exemplary movement. A movement जो है can be shown, we can also run without caste politics. किसी न किसी को शो करना होगा, and And, probably and as I before, said, Dhruvi, sorry to interrupt, before I move to Prakash for his view on this point, आप स्कॉटलैंड के हिसाब से अगर हम बात करें, स्कॉटलैंड एज अ कंट्री, वहां पर क्या मतलब रेस बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, या मतलब बहुत ही लो लेवल में होता है, या बिल्कुल नहीं है। so it's very different country. यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो नेशनल आइडेंटिटी बेस पे है। हम्म, स्कॉटलैंड कैन बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं है। हम्म, The constituency, speak with the people, we talk the challenges they are facing. Either it is the funding, the local community, the housing, the gas and electricity bills is rising quite high up, some employment, some deprived community. So that is very different dynamics. But that comes through into the day-to-day operational basis, day-to-day where people are suffering, and the national identity. Caste politics does not exist. हाँ, लेकिन उसका डायमेंशंस ये है, दूसरे डायमेंशंस ये है कि जो नेशनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, that takes over completely separately. So which is a great, two different demography, you know. correct, But Bihar has a lot to offer to the world, and it yeah, has offered in the past, and we could do it back correct. again. So Dhruv ji, I have sent another link because it's around 40 minutes. आप लोग quickly join कर लें, sorry for the inconvenience, please. Yeah. You're welcome. सो मूविंग टू प्रकाश जी, प्रकाश जी आपका क्या व्यू है ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे, आपका क्या व्यू है, और हाउ कैन वी डाइल्यूट दिस, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी पूछा कि जब ये कास्ट सेंटर ऑफ योर एजेंडा में अगर रहता है, भले वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,
तो फिर ये सारे मुद्दे, डेवलपमेंट के मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे मुद्दे एक तरफ, और एक तरफ आ जाता है कास्ट का पॉलिटिक्स। सो हाउ डू यू थिंक कि, और ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज में हम देखते हैं कि किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, डेवलपमेंट हो या फैसिलिटीज हैं, उस वो होता है बड़ा मुद्दा। बट बैकवर्ड कंट्रीज या बैकवर्ड स्टेट्स में इस तरह का भाव देखने को मिलता है, जहाँ पे कास्ट सेंटर है, आपके आपके मुद्दे का सेंटर पे है कास्ट। सो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ कैन वी डाइल्यूट दिस? नहीं, राहुल जी, कास्ट का जो मुद्दा है सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत के हर राज्यों के लिए और भारत के बाहर भी है। अगर आप देखेंगे तो कास्ट का नेम नहीं है, बट सोशल डायनेमिक्स हर जगह होता है। अभी अमेरिका में आप देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट रेस कम्युनिटी जो है हमारी, जी। अंडर सर्व कम्युनिटी हम लोग यहाँ बोलते हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन आपस में लड़ाई करते हैं यहाँ पे कि कौन से ब्लैक का पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है। तो सोशल डायनेमिक्स दुनिया में हर जगह है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में ये काफी स्ट्रांग इसलिए हो जाता है क्योंकि अदर फैक्टर्स थोड़े डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हम लोग नीचे होते हैं। तो जो कास्ट पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, जैसे अपने आरजेडी है, हमेशा मुस्लिम यादव वोट बैंक की बात करे, जेडीयू हमेशा कुर्मी कोयरी ईबीसी की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए लेड, सो मोस्टली अपर कास्ट पहले थी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ सालों में ओबीसी दलित में भी प्रवेश किया। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार पहला स्टेट होगा इस इलेक्शन में जो 2023 के कास्ट बेस्ड सर्वे के बाद इलेक्शन होगा। तो ये हमें जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि जो ओबीसी और ईबीसी जो कुल मिलाकर लगभग 60 से 65% के बीच में है स्टेट के, राइट, और बहुत बड़ा नंबर है ये। तो कैसे हायर कास्ट और ओबीसी ईबीसी के बीच में बैलेंस बनाएगी पार्टीज, कोएलिशन और अर्थमेटिक कैसे सेट करेगी पार्टीज, गुड पॉइंट, क्या। जो कोटा है ओबीसी का उसको 27% से ऊपर कैसे ले जाएगी नेशनल लेवल के अनुसार से। इन सब चीजों पे फोकस बहुत रहेगा, क्योंकि कास्ट लेवल बिहार में सिर्फ वोटिंग नहीं है, कास्ट लेवल वायलेंस भी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी है। आप देखेंगे कि रणवीर सेना, नक्सलाइट मूवमेंट, तो ये सारी चीजें जो हमारी कास्ट बेस हिस्टोरिकली आप देखेंगे ना, ये बिहार को काफी पीछे ले गई है। तो अभी से डाइल्यूट करने की जरूरत है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स को हमेशा कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करेगी। और नो डाउट ये कभी बंद नहीं होने वाला है, लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट है। ओके, जी संजय जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? या। हाँ, हेलो। जी मेरी देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा तो थोड़ा सा ये कास्ट पॉलिटिक्स पे मेरा थोड़ा राय अलग है। जी जी। मेरा ये कहना है कि जो कास्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है या फिर जो कास्ट संगठित हो रहा है, उसको अलग अलग नजरियों से देखने की जरूरत है। जब अपर कास्ट के लोग संगठित होते हैं, वो रणवीर सेना के फॉर्म में हो या फिर सनलाइट सेना के फॉर्म में हो, वो अलग अलग जितने भी तरह की बिहार में सेनाएं बनी है या फिर जो सेनाएं नहीं भी बनी है, जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपर कास्ट का संगठित होना ये दर्शाता है कि वो समाज में जो उसका वर्चस्वशाली स्थिति है या फिर जो उसका शोषणकारी जो स्थिति है, तो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए संगठित होता है। इसके बरक्स, इसके जस्ट अगेंस्ट जब कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन बनता है या फिर कोई ओबीसी संगठन बनता है या फिर कोई बहुजन संगठन का निर्माण होता है, तो वो अपने समाज में जो उनका जो उत्पीड़नकारी स्थिति है, तो वो अपने उत्पीड़न के खिलाफ संगठित होते हैं। तो दोनों के संगठित होने में, दोनों के वोटिंग पैटर्न में भी अंतर है। अपर कास्ट के लोग अपने जाति को इसलिए वोट करते हैं कि अपने जाति के लोगों को उनको भी जिताना है, बट उनको इसलिए नहीं वोट कर रहे हैं कि उनको समाज में कुछ न्याय चाहिए। वो इसलिए वोट कर रहे हैं अपने जाति के लोगों को क्योंकि समाज में जो गैर बराबरी जो चलते आ रहा है, उस गैर बराबरी को बनाए रखा जा सके, उस उत्पीड़नकारी स्थिति को बनाए रखा जा सके। जब कोई एक दलित अपने दलित नेताओं को वोट करता है, तो उसके पीछे एक मानसिकता है ये कि हम मजबूत होंगे और हमारा शोषण समाप्त हो सकता है। अच्छा, तो इस यहाँ कास्टों पर के जी 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 संजय जी, यहाँ पर मेरा दो सवाल है। मैं आपसे ज्यादा इंटरेक्ट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप बार बार, मैं कहता हूँ, युवा हैं आप, और युवा ही किसी भी राज्य या देश का भविष्य होते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि संगठित होने का यह बेसिस होना कि हमें पावर मिल सके, और हम इस बेसिस पे जब हम अपने नेता को, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड समाज के लोग हों, जब वो अपने नेता को वोट देते हैं, तो क्या इसको अपना मुद्दा बनाकर जब वो वोट देते हैं, तो क्या उन्हें रिटर्न में उनके नेता उनका जो हक है वो दिला पाते हैं? एक सवाल संक्षेप में दीजिएगा इसका जवाब। और दूसरा, चूंकि आप युवा और परसुइंग पीएचडी होल्डर भी हैं, पीएचडी भी हैं, तो मैं इसलिए भी जानना चाहूंगा कि एक तो है कि ये मुद्दा रखते हैं लोग, और होना क्या चाहिए? क्या संगठित होने का के सेंटर में हमारा मुद्दा शिक्षा, रोजगार
चिकित्सा नहीं होना चाहिए? ये दो सवाल है मेरा आपसे, संक्षेप में जवाब दें। देखिए, वो सवाल सही है कि मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के अराउंड हम लोग क्यों नहीं संगठित हो सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन कोई भी चीज निरपेक्ष तो एकदम होता नहीं है, एब्सोल्यूट तो कोई चीज होता नहीं है। तो करेक्ट। जब आप गरीबी का भी आंकड़ा देखेंगे, हम लिखे हुए हैं, जी। तो एससी कम्युनिटी में 44.93% लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और एसटी में 42 है, ईबीसी में 33 है, बीसी में 33 है, और अपर कास्ट में 25% लोग हैं। तो आप जब गरीबी को, आप मतलब गरीबी के आधार पे लोगों को संगठित कर सकते हैं, और ये स्वास्थ्य शिक्षा के आधार पे लोग संगठित कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अमेरिका वगैरह में कहा जाता है कि अफर्मेटिव एक्शन, या फिर भारत में आइएगा तो उसको आप रिजर्वेशन पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम वगैरह कर सकते हैं। तो आपको अलग से मेजर्स बनाने पड़ेंगे एससी एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकली ये लोग वंचित रहे हैं। तो इस, और रही बात इन नेताओं ने क्या किया, तो इन नेताओं ने एक स्तर पर डिग्निटी के क्वेश्चन को जरूर हल किया है। नहीं तो आपको डिग्निटी नहीं मिलता था, तो डिग्निटी का क्वेश्चन हल हुआ है। लेकिन ये सही बात है कि इन नेताओं ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के सवालों को हल करने में असफल रहे हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करेक्ट। एट हाँ, दिस इन नोट, नेताओं से। या इसी नोट हाँ, पर जी, इसी नोट पर बहुत अच्छा आपने स्पष्ट रूप में ये पक्ष रखा, और ये सही बात है, मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि बोलने का हक, जो एक सोशल इक्वालिटी की बात थी, सामाजिक न्याय की बात, तो नेताओं ने बहुत हद तक बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखें तो उन्होंने किया। बट जब तक अर्थ आपका मजबूत नहीं होता है, जब तक आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा चौतरफा ग्रोथ आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा जितना आम जनता के लिए जरूरी है, ध्रुव जी, माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि शिक्षा जितना आम जनता के लिए जरूरी है, हमारे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो हमारे प्रतिनिधि जितने हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनका, उनके लिए ये कितना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि दे आर द पॉलिसी मेकर्स, उनके हाथ में, अगर बिहार की बात करें तो लगभग 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य उनके हाथ में है। तो उनकी टीम में, उनके लीडर्स में शिक्षा का कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए? जनता के लिए तो है ही, बट लीडर्स में, पॉलिटिकल लीडर्स में कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए? और ये आप स्कॉटलैंड से भी कंपेयर करके हमें बता सकते हैं कि वहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है कि जो लीडर्स होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स, उनका क्या रहना चाहिए एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? I think आपका ये question, I think, is a very powerful question to put the seeds into the mind of the electorate who will be going to vote it. इस पे जो शिक्षा का स्तर पे जो बात कर रहे हैं ना, इस चीज से तो सब कोई, इंडिया के हर आदमी एग्री करता है, या इंडिया के पूरी प्लानिट पे एवरीवन एग्रीज कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का एक ही तरीका है, एम्पावरमेंट थ्रू द एजुकेशन। एजुकेशन एंड एजुकेशन क्वालिटी। अब एजुकेशन क्वालिटी जो है उसकी, चाहे वो स्किल्स डेवलपमेंट में हो, जॉब क्रिएशन में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, या अभी जो न्यू ट्रेंड जो है आईटी फॉर्म या एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को वापस लेके आए, रिन्यूएबल्स को लेके आए, स्किल्स डेवलपमेंट करें, उस सबका सोर्स जो है एजुकेशन। पॉवर्टी में जो 33% बिहार के लोग जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नियरली 10.5% जो है, उसको इरेडिकेट करने का जो इनिशिएटिव जो है, लॉन्ग स्ट्रेटेजिकल इनिशिएटिव जो है, दैट इज थ्रू द वेरियस फॉर्म ऑफ द एजुकेशन, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन, दैट इज अ वेरी की पार्ट, जिसमें आपने टच किया शुरू में कि जो री इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, माइग्रेशन री इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम फंड जो लोकल स्टार्टअप्स को हम दें, जो हमारा जो लोकल कोऑपरेटिव जो मॉडल जो था बिहार का पहले, जहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग जो थे वह इम्पावर्ड हो, जहाँ पे जैसे कि आप एग्जांपल यदि इंडिया में देना हो तो केरला का आप देखें, केरला का रिटर्न टू होम, या उनका जो स्टार्टअप थ्रू जो टैक्स ब्रेक्स या मिररिंग जो है, तमिलनाडु को देखें, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कास्ट, द्रविडियन कास्ट पॉलिटिक्स से हटके वो एजुकेशन और इकोनॉमिक्स की तरफ गया है। जी, इस केरला की अपनी खुद की बहुत सारे चैलेंजेस हैं या जो दैट इज अ हम वेरी गुड एग्जांपल, सबको तमिलनाडु जानते इज अ वेरी गुड हैं। एग्जांपल, जहां पर कास्ट यस बेस्ड पॉलिटिक्स इनिशिएट हुआ हिस्टोरिकली, बट समय के जी साथ उन्होंने अपने पॉलिटिक्स के मुद्दों को, सेंटर में जो थे उन मुद्दों पे, और इकोनॉमी को, जी, जी, मुद्दा बात बना। यह है कि अपने उसको हम कंपेयर करें तो बिहार की जो लिटरेसी रेट अभी भी 70% है,
लेकिन क्या वो 70% लिटरेसी रेट और 30% इलिटरेसी रेट है? क्या वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की लाइन पे है? यह क्वेश्चन है वो। और वो उसका क्रिटिकल एजुकेशनल फॉस्टरिंग जो है, दैट इज वेरी, इट कैन गोना टेक अ वेरी डिफरेंट फॉर्म। अब स्कॉटलैंड से हम यदि कंपेयर करें तो अगेन इट वाज टू डिफरेंट डायनेमिक्स, टू डिफरेंट डेमोग्राफी, टू डिफरेंट कंट्री एंड पॉलिटिक्स। लेकिन कुछ लाइन पे हम लर्न कर सकते हैं दोनों स्टेट से। स्कॉटलैंड कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम बिहार एंड बिहार कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की हमारी जो मेन स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे, रिन्यूएबल्स, ओil एंड गैस, पीपल स्ट्रेंथ, पीपल की जो अपनी यहाँ की रिनासा पॉलिसी जो है, जो एजुकेशन जो है, दैट्स आवर ओन स्ट्रेंथ। नाउ वी हैव टू प्ले ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जो है रिन्यूएबल्स हैज बिकम बिग थिंग, सो द स्किल डेवलपमेंट, द स्कॉटलैंड इन्वेस्ट अ लॉट मनी इनटू द पावर, इनटू द यूथ एम्पावरमेंट। अप्रेंटिसशिप्स की जो प्रोग्राम्स जो चलती हैं यहाँ पे, एवरी कंपनी दे प्रोवाइड अप्रेंटिसेस फॉर लोकल सेक्टर्स। लोकल कम्युनिटी का जो एम्पावरमेंट है, लोकल कम्युनिटी का एक रखेंगे छोटा सा गाँव है, वहाँ की खुद की अपनी डेवलपमेंट फंडिंग है उसकी। वो फंडिंग की जो ऑडिट और स्क्रूटनी है, दैट इज वेरी हाई लेवल। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। जहाँ पे यदि 1 मिलियन पाउंड या 10 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, people can see it where the money has gone, and people can ask the question why this is wrong. Audit comes into the play. Education plays a big part into it. Okay, and as I asked about the education of political leaders, जो लीडर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके उनके शिक्षा का कोई एलिजिबिलिटी है वहां पर कि मिनिमम एजुकेशन नीडेड टू बी अ पॉलिटिकल लीडर? In democracy, the way the democracy has been designed around the world, that a leader has to demonstrate their capability to lead on the public base. Public comes the first, the country comes the first. In terms of as the, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो literacy rate is 100%. People are already educated. More than 70-80% of people, they go to the quite higher education or college based. They already have that. So ये question कभी आता ही नहीं है कि Okay, that yeah. person went to their school and why he has become a leader. I got 6 degrees. So this question doesn't come into the play because everyone on the kind of the plain level field. अब अपने यहाँ जो हम वो plain level field है ही नहीं ना, वहाँ पे तो अभी भी 33% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% है, यूथ जो है उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो वह प्लेन लेवल फील्ड है ही नहीं। अब उसमें से यदि किसी को प्रॉपर एजुकेशन चाहिए और कोई लीडर बनना चाहता है, इट बिकम एन एग्जाम्पलरी। अब हमारी जो सोशल जस्टिस सिस्टम वहाँ पे जो है, सोशल पॉलिसी जो है, लेकिन बस सोशल पॉलिसी के साथ में इकोनॉमिकल पॉलिसी और एम्पावरमेंट पॉलिसी जो है, दैट्स अ क्वाइट लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह चीज हमारे पास में, आई थिंक वी कैन डू अ लॉट। और Okay, बिहार okay. जो है, बिहार इज इंस्पायरिंग स्टेट। What we do today and what we think of today, many people they think maybe 2 decades ahead, or two decades they will think, oh, Bihari people they said that 2 decades behind and now it's happening. So Do, why do you do we have do you cannot have any implement? example just for the motivation of our audience as For well as example, I mean, Bihari community? it's, Yeah. yeah, I mean, look at that, the Buddhism. The Buddhism started, the peace started in there when Chanakya come into the part. Even the, I mean, probably the setup of the, अब जैसे पहले गांव में जैसे हम लोग पले बड़े हुए थे, तो वहां पे जो है ना छोटे छोटे लघु उद्योग होते थे, वो जहाँ पे कोई कोई घर पे कुछ सिलाई बुनाई कुछ कर रहे हैं, उससे सबका घर चलता था। आज मैं जब बात करता हूँ तो लगता है वो सारा खत्म हो गया, लेकिन वो लघु उद्योग जो है, जो दूसरे स्टेट्स में जो है, उसको उन्होंने पिकअप किया। 90s के टाइम में हम आपको, जैसे मैंने एग्जांपल आपको कंपैरिजन किया, आंध्रा और बिहार, बिहार वाज फार अहेड, लेकिन आंध्रा या दूसरे स्टेट ने बिहार के मॉडल को इम्प्लीमेंट किया और दे वेंट अहेड, लेकिन हम लोग पीछे चले गए। Okay, okay. तो हमारी जो सोच जो थी, सोच तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी उसको एक इम्बॉडीमेंट लार्ज या पावर में मैकेनिज्म जो है, यस। या एक लार्जर स्केल पे उसको बृहत रूप में लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम छोटे स्केल पर करें तो वही उसे हम बहुत कुछ इकोनॉमिकली नहीं पा सकते। जी प्रकाश जी, कैन यू प्लीज पुट योर पॉइंट अक्रॉस? राइट, राहुल जी, बिहार जो अपने शिक्षा ज्ञान विरासत की धरती के तौर पे माना जाता था हिस्टोरिकली, अभी जो हम कंडीशन में बात कर रहे हैं कि अराउंड 65-70% लिटरेसी है, जो नेशनल एवरेज 80 से भी नीचे है अभी। बट कुछ कुछ चीजें बिहार में आप देखेंगे अगर, तो बहुत यूनिक है। जैसे कि फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम में, जैसे कि गवर्नमेंट ने साइकिल प्रोग्राम शुरू किया था, स्कॉलरशिप की एक स्वावलंबन बनाता है। लेकिन अभी भी हम लोग एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में बहुत पीछे हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फैसिलिटीज जो हम कहते हैं कि बहुत कम है, उसको जी। इम्प्रूव करने की जरूरत है। गवर्नमेंट स्कूल में भी आप देखेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डिजिटल क्लासरूम अभी भी नहीं है, राइट। टीचर की शॉर्टेज है। ड्रॉप आउट रेट के लिए गवर्नमेंट ने काफी मिड डे मील में काम किया था, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट रेट इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो उन सब चीजों पर हमें फोकस करने की जरूरत है कि कैसे हम लोग
मिड डे मील हो, चाहे मोर यूनिवर्सिटीज स्टेब्लिश करें ताकि वहाँ पे बच्चे और ज़्यादा पढ़ सकें, और रेगुलर करें। बिहार में सबसे बड़ी समस्या की है, इंस्टीट्यूट है बट वो रेगुलर डिग्री नहीं दे पा रही है, गैप हो जा पा रहा है, 3 साल के बदले 5 साल, 5 साल के बदले 6 साल। तो युवाओं का एक जो अट्रैक्शन है क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से, वो खत्म होता जा रहा है। और स्किल डेवलपमेंट की मैं पहले भी बात कर रहा था कि बिहार में बहुत जरूरत है वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जिसको हम और लोग बोलते प्रकाश जी, हैं। जैसा कि शुरुआती क्वेश्चन में आपने भी बताया कि एनडीए लीडिंग एक एज पर दिख रही है, तो पिछले 20 साल से तो लगभग एनडीए की सरकार बिहार में ऑलरेडी चली रही है, मतलब ऑन एंड ऑफ, बीच में एक दो बार नीतीश जी ने महागठबंधन के साथ सरकार बने, अदरवाइज लार्जर स्केल पर अगर हम देखें तो लास्ट 20 साल में एनडीए की सरकार थी। अगर अभी भी हम कह रहे हैं कि एग्जाम्स डिलेज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में फेल है, एग्जाम समय एनडीए पर बिल्कुल नहीं हो, फेल रही है राहुल जी। जी, तो बीस बिहार बीस के साल से। नजरिए से देखें, देखिए देश के लिए अगर मान लीजिए कोई किसी पार्टी का, किसी गठन का समर्थक हो सकता है, बट बिहार के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या एनडीए तो अभी तक बड़े स्केल पे कोई बहुत बड़ा बदलाव लाती हुई मुझे दिखी नहीं। और खास करके करेक्ट। अगर इस बार की बजट की बात भी हम अगर करें, तो अभी चल ही रहा है, सत्र अभी चल रहा है, सदन चल रहा है, अगर आप देखें तो इस बार के इसमें भी मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं देखा। मैं देखा कि स्त्रियों के लिए अभी भी हम एयर बात कर रहे हैं कि बस के कंडक्टर, बस के ड्राइवर बनेंगी, फीमेल ड्राइवर्स रहेंगे, फीमेल लोगों के लिए शौचालय बनेंगे, स्पेशली फॉर फीमेल्स, उनके लिए हॉस्टल्स बनेंगे, मतलब देर इज नो बिगर, स्पेशली एज ऑफ नाउ। अभी तक मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं देखा कि कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए, या फिर कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन किसी आईटी कंपनी को सेटअप करने की बात की जाए। तो फिर अगर अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है, तो फिर हाउ पॉजिटिव वी आर अबाउट द ये ग्रोथ ऑफ बहुत ही बिहार, बढ़िया। दैट इज क्वेश्चन। राइट राहुल जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है, क्योंकि पिछले कई दशकों में कोई भी सरकार रहे हो, एजुकेशन के मामले में फेल रहे हैं जी, विदाउट एनी डाउट। जी। अभी हमें जरूरत है कि पार्टी कोई सी भी आए, तो हम्म, इस बेसिक एजुकेशन पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल के होने चाहिए हम्म, बिल्कुल लो लेवल पे है। उसको जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे हम लोग, तब तक नए जनरेशन को तैयार नहीं कर पाएंगे। वेरी ट्रू। एम्प्लॉयमेंट लिंक उसी से है। तो मैं किसी भी पार्टी का यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ एजुकेशन नहीं, मामले आई में कि कंप्लीटली एग्री। बट डेफिनेटली जो भी पार्टीज रही हैं बिल्कुल फेल रही हैं कई दशकों से। और हम्म, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो रिफॉर्म कर सके एजुकेशन सिस्टम में। हम्म, मैं सुन रहा हूँ अभी कई सारे भाषण इनके पीके के, हम्म, तो मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को लाकर रिफॉर्म करें। हम्म, बट आप उसी तरीके से आप देखेंगे आरजेडी की तरफ, तो आरजेडी में तेजस्वी जी ने कई बार कहा है कि टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए हम्म, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। हम्म, अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए हमेशा एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव करना चाह रही है। तो सबके अपने अपने पहलू हैं। मैं हम्म, किसी को प्लस और माइनस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम्म, एक बिहारी होने के नाते बाहर से दुख होता है जब हम बस, देखते हैं कि स्कूल, खासकर मैं टीचिंग पेशा में हूं मैं, तो हम्म, मुझे बहुत दुख होता है कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज सिर्फ नाम भर के लिए डिग्री बांटने की संस्था हो गई है। हम्म, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, हम्म, क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम बिहारियों में ये, क्योंकि कोई भी नेता आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। अगर आप जात चाहते हैं तो आपको जात मिलेगा, अगर आपको 5 किलो भात चाहिए तो वो भात देगा, अगर आपको शिक्षा चाहिए तो उन्हें अपने पॉलिसीज में, अपने मुद्दों में ये लाना पड़ेगा। जैसा कि आपने भी कहा कि आज प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव महागठबंधन से हो, भले उनके पिछले सरकार में उन्होंने कुछ कमी रखी होगी, बट आज जब वो किसी मुद्दों की बात करते हैं तो उन्हें भी अपने पॉलिसीज, अपने मुद्दों में रखना पड़ता है कि हम शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, रोजगार को प्राथमिकता देंगे। तो ये दिस कम्स फ्रॉम द व्हेन, अगर ये आवाज आम जनता से आती है तो वही चीज नेता भी रिटरेट करते हैं। और यही पूरे इस मिशन का, इस डिबेट का एक बड़ा मकसद भी है कि हम आम जनता के बीच से वो आवाज तैयार कर सके, कि ये आवाज नेताओं तक भी आवाज जाए, और वो अपने पॉलिसीज, अपने सेंटर, अपने मुद्दों में इन शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी को रख सके। जी संजय जी, आई एम कमिंग टू यू। जी, आप कैसे देखते हैं शिक्षा को, पॉलिटिकल लीडर्स में शिक्षा को आप कैसे देखते हैं कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है, उन उनमें शिक्षा का क्वालिटी होना चाहिए, वो शिक्षित होने चाहिए या नहीं, या आप का मानना है कि नहीं, मतलब अगर नेता उतना शिक्षित ना भी हो तब भी उसमें क्षमता होनी चाहिए लीडरशिप की, ही कैन प्रूव टू बी अ गुड लीडर। ये थोड़ा सा मतलब अम, ऐसे तो मतलब मतलब ऐसे बात करेंगे तो बहुत सारे लोग को हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि भारत जिस तरह का देश है और
खास करके बिहार जिस तरह का राज्य, वहाँ पे बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं हैं। तो जी। फिर जब हम लोग एक एजुकेशन क्राइटेरिया सेट करेंगे तो बहुत सारे लोग इस चुनावी सिस्टम से ही बाहर हो जाएंगे। तो हम्म। ये तो ठीक नहीं है। और रहा बात प्रो पीपल और जनता के लिए नियम नीतियां बनाना, हम्म। तो देखिए हम जिनके साथ जो चीज गुजर रहा होता है ना, वो ज्यादा अच्छे से अपने दुख दर्द को बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऑक्सफोर्ड में बैठा हुआ व्यक्ति बिहार के लोगों के बारे में अच्छा पॉलिसी बना देगा। ये एकदम संभव नहीं है। यहाँ बिहार के लोग अपने बारे में अच्छा पॉलिसी बना सकते हैं, और उनके लिए पढ़ा लिखा होना कोई बहुत महत्वपूर्ण जरूरी चीज नहीं है। मूल सवाल जो है उस पे आने की बात है कि बिहार में शिक्षा का ये गिरावट क्यों है। दरअसल प्राइमरी में से भी शुरू करेंगे तो टीचर, अभी इधर कुछ के हाल के दिनों में टीचर की बहाली हुई है, बट लेकिन लंबे समय से टीचर का अभाव था। अभी भी अभाव है, अभी भी और टीचर की को रिक्रूट करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय में तो बहुत दिनों से मतलब बहुत सारा पद खाली है। तो हम्म। इन सब वजहों से शिक्षा शिक्षा में गिरावट देखा जा सकता है। बट हम लोग जो बार बार एक चीज कह रहे हैं कि क्या आप पॉलिसी ला सकते हैं, और क्या बिहार में ये कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे राज्यों से भी बिहार की तुलना करें, इवन भारत से ही ओवरऑल तुलना करें, तो बिहार अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हाइयर है। तो आपको सबसे पहली बात न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्वेश्चन करना पड़ेगा। नव उदारवादी नीति को जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपके विकास का नो अल्टरनेटिव्स, देयर इज नो अल्टरनेटिव्स। तो आपको इसके अल्टरनेटिव जो बोलते हैं कि जो उदारवादी लोग, कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, उस अल्टरनेटिव के खिलाफ आपको एक अल्टरनेटिव देना होगा। और प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, वो एकदम घोर राइटिस्ट माइंडसेट का आदमी है और राइटिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी का आदमी है। तो जी ये सब तो उनके। चलने वाला बिल्कुल नहीं। जी संजय जी, उस पे प्रशांत जी पे जो कि आपने वो भी किया, तो आप उनके दो या जो भी आपको उनके पॉलिसीज में या उनके बात में ये लगता है कि नहीं ये राइटिस्ट हैं और वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं विच इज नॉट डुएबल या विच इज नॉट फिजिबल, कर ये नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ लगता है? आप बताएं, आप खुलकर रखें उस बात हाँ को। हाँ, मतलब देखिए, एक तो उनका सबसे ज्यादा अटैक किन पे रहता है, बिहार के पॉलिटिक्स में भी देखिएगा तो उनका सबसे ज्यादा हमला रहता है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर। उनका कभी भी बीजेपी पर बहुत ज्यादा आलोचना नहीं रहता, बहुत ज्यादा उनको आलोचना बीजेपी का नहीं करते हैं। इवन कांग्रेस की भी उतनी आलोचना नहीं करते हैं, बट कांग्रेस का बीजेपी से ज्यादा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉलिसीज बात के है। पॉलिसीज के बेसिस पर बताएं कि कौन सी उनकी बात आपको पसंद नहीं पॉलिसीज आती। पॉलिसीज के बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि उनको हम लोग बता सकते हैं आपको, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होता है। वो सीधे सीधे हम लोग ग्राउंड से आपको बता सकते हैं कि हम्म। वो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लोगों को बोल रहे हैं कि तुमको 30 लाख रुपया दे देंगे, तुम हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लो। तो भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब आप इस तरह से पॉलिटिक्स थोड़ी होगा, मतलब कि आप इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके पास इतना पैसा। बिहार की राजनीति में ये भाजपा से भी अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं। तो बट इतना पैसा आ कहाँ से रहा है बट सर? पर संजय जी, दूसरी बात, संजय जी, नहीं हम लोग एक वर्ष में, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकें, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। मैं बस क्योंकि पैसे की जहां तक बात है, जो स्रोत हम नहीं जानते हैं, है ना, जो स्रोत है हाँ हम नहीं जानते, उस पर तो चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। बट एट द सेम टाइम पैसे की जहां बात है, फिर ये सवाल उठेगा कि जेडीयू पैसे कहाँ से लाती है, आरजेडी पैसे कहाँ से लाती है, बीजेपी पैसे कहाँ से लाती है। तो पैसे तो सब खर्च करते हैं और हम सब जानते हैं कि टिकट बिना पैसे का नहीं दिया जाता है, सारे पार्टियों में ये यथार्थ है। तो इस बेसिस पे बस मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं आप युवा हैं, पॉलिसी के बेसिस पर उनको हाँ काटें, उनको नकारें। हाँ, जी। पॉलिसी के बेसिस पे आते हैं। जी। जी। सर्वप्रथम उनका 65% रिजर्वेशन को उनकी कोई मतलब राय नहीं है। ओके। एक ओके। पॉलिसी होता है कि वो एंटी रिजर्वेशन है, उसको हम्म। कुछ बोलते नहीं है। एक तो हम्म। एंटी रिजर्वेशन है, दूसरा कि उनका कोई भी स्टैंड नहीं है लैंड रिफॉर्म पर। और बिहार में लैंड रिफॉर्म एक बड़ा सवाल है। आप बिहार घूमेंगे तो पता चलेगा, बिहार में लोग तटबंधों पे रहते हैं, बांध पे, रेलवे किनारे रहते हैं, शहरों ठीक है, में ठीक है। स्लम्स में रहते हैं। तो उनके लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जो जॉबलेस ग्रोथ का ये सपना दिखाते हैं, ये इस सपनों में हम लोग नहीं आने वाले हैं बिहार के लोग। तो ये यही दो पॉलिसी मेजर्स अभी है। ओके। तो अब अगर रहा अगर बात संजय एक, जी, संजय जी हाँ बस, अगर मान लीजिए इन दोनों मुद्दों पर प्रशांत
दो मुद्दे आपने प्रमुखता से उठाए। इन दो मुद्दों पर अगर आप देखते हैं कि प्रशांत किशोर ने कोई पॉलिसी या कोई अपना स्टैंड बताया इसके पक्ष में, तो क्या आप उनका समर्थन करना चाहेंगे? हाइपोथेटिकली, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे जी। नहीं, देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं। वो बहुत सारा चीज कभी कभी बोल देते हैं कि हम लैंड रिफॉर्म कर देंगे, हम उनका कभी कभी सुने हैं। लेकिन हम्म। सवाल है कि अ, मोदी जी भी बोलते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। क्या वो 2 करोड़ रोजगार दिए हैं? अच्छा, लेकिन ये मामला है सवाल कि तो फिर सारे नेताओं से पूछा जा सकता है ना कि कैसे तेजस्वी जी कैसे देंगे, नीतीश जी कैसे देंगे, ये सवाल तो फिर सबके लिए ओके। बट एनीवे, आपने अपना पक्ष रखा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी राहुल जी, ध्रुव, प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं जी? राहुल जी, बस मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, आप जी एजुकेशन नहीं, बैकग्राउंड। एक सेकंड, हेलो हेलो, एक हाँ सेकंड, ठीक है, हमको एक सवाल, हम बोलिए एक बोलिए। सेकंड हम बोल लेते हैं। हाँ प्रकाश जी, अभी ये युवा हैं, इनको ज्यादा मौका दें हम। और ये बिहार की मिट्टी से अभी बात भी कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा मौका दें, उसमें कोई अभी अभी हम लोग बीपीएससी का आंदोलन एक चल रहा था बिहार में, जी वो जी जी। क्वेश्चन लीक के सवाल पर बहुत हम्म दिनों तक मतलब आंदोलन चला। उस आंदोलन में प्रशांत जी भी आए, हम्म और प्रशांत जी वहां आकर के पता नहीं मतलब ये बोलते हैं कि हम मोदी के लिए काम किए, राहुल के लिए काम किए, ममता के लिए काम किए, इतने बड़े बड़े लोगों के लिए काम करने का ये दावा करते हैं। लेकिन इतना छोटा आदमी कैसे हो सकता है? मतलब बातचीत में वो छात्रों को ये बोल रहे थे कि कम। हमसे कम्बल लिए और आंदोलन का नेतृत्व कोई और करेगा। तो हाउ ये, इट इज, बट मतलब ये आप आपका, आप समझ रहे हो? आप वो समझ रहे हो क्या कह रहे हैं छात्रों को? तुम कंबल हमसे लिए हो तो आंदोलन हम ही नेतृत्व करेंगे। कम्बल भाई, तुम छात्रों को कंबल दे के छात्रों को खरीदना चाह रहे हो क्या? तो मतलब इस बात पर आप उनसे उनका नेतृत्व नहीं स्वीकार करना चाहते हैं? अरे नहीं, ये फ्यूडल आदमी है। ये अपने, ओके ये चलिए। जो ब्राह्मण समाज में पैदा होने का जो विशेषाधिकार इनके पास है, तो ये अपने को फ्यूडल है माइंडसेट से, ये ब्राह्मणवादी है। ओके ठीक है संजय जी, आपने अपना पक्ष रखा, इसको बहुत ही इसमें लेना चाहिए, लाइटर नोट पे लें, क्योंकि निजी तौर पे ना हम लोग किसी के ना पक्षधर हैं ना दुश्मन हैं। हमारे बिहार का जो भला करेगा हम उसके पक्षधर हैं। तो इसलिए अपने पक्ष को रखें और फिर सामने वाले की भी बात सुने जी। थैंक यू, ओके। थैंक्स संजय जी। हाँ प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे? राहुल जी, जो मुद्दा हम लोग बात कर रहे थे कि एजुकेशन बैकग्राउंड पॉलिटिशियंस का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जी तो जी मैं थोड़ा सा बस एक एग्जांपल जोड़ देता हूँ। जी जी। भारतीय सिस्टम में वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र में चौथी पास थे, हम्म और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। हम्म ठीक है, तो अगर कोई ये कहता है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही अच्छा कर सकता है, तो हम्म, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, बिल्कुल। वसंत दादा पाटिल ने पूरा मेडिकल और इंजीनियरिंग सिस्टम जो कॉलेजेस के आना शुरू हुए प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, वो उन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र में। तो हम्म, मैं सिर्फ एक ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई ये कहे कि आरजेडी का कोई लीडर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे एजुकेशन ठीक करेगा। तो हम्म, मैं बस इस पॉइंट को प्रूव कर दूं कि एक एजुकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है एक लीडर के लिए। लीडर को होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होनी चाहिए, एंड ही कैन मैनेज ए गुड टीम। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट। और इसमें एक बड़ा नाम आता है कामराज, जो साउथ इंडिया के बड़े पॉलिटिशियन हुए। वो भी शिक्षा में बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं किया उन्होंने, बट वो भी एक बड़े रिफॉर्मर, एक बड़े राजनीतिक के रूप में जाने गए। तो जिन्हें सोशल वेलफेयर की, जिन्होंने मतलब कठिनाई आम जनता के बीच जो समस्या है उसको बड़ी नजदीकी से देखा है, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है नीतियों को बनाने के वक्त। और उनकी सपोर्टिव टीम होती है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास विल है, आपकी इच्छा शक्ति है, अगर नीयत अगर अच्छी है, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं जी। अब नाउ विल मूव, ध्रुव जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर? थिंक यह जो सिचुएशन जो है, जी ऑफ कोर्स ये डिस्कशन जो है हम बिहार के हित के लिए बात कर रहे हैं। और जी हर हर व्यक्ति जो सुन रहा है या इसमें अभी पार्टिसिपेंट है, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि बिहार का फर्दर डेवलपमेंट कैसे हो। वेरी लेकिन हम चैलेंजेस की बहुत बात किए, ग्लूमी पिक्चर बात की, लेकिन इस कुछ कुछ चीज़ों को एक्नॉलेज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम रिफॉर्म करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। जैसे कि अब हम सब जो है उसी दौर से आते हैं जब 90s के टाइम में या 2000 टाइम में जो क्राइम रेट जो था, जो उस समय जो कन्याओं पे जो असुरक्षा जो थी, जिसको 2007 में मुझे याद है कि कन्या जो है ना सुरक्षा योजना जो आई थी, क्राइम रिडक्शन हुआ उस समय से लेकर अभी तक। जो इतना क्राइम रिडक्शन हुआ है, वुमेन की जो सेफ्टी हुई है, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। मतलब मुझे अपने गांव से मोतिहारी जाने में कम से कम 24 किलोमीटर को तय करने में 1.5 घंटे लग जाते थे। एक बार समय ऐसा हुआ कि मुझे कितनी बार जो है ना पगडंडी पे जाना पड़ा, जब बचपन में हम लोग जाते थे, लेकिन अब वो मुश्किल से 20 मिनट लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्सेस, आपको याद होगा राहुल जी की जब
2000 के टाइम में लाइन आ जाती थी 1 घंटे के लिए और टीवी देखना होता था, कितना बड़ी बात होती है। अब तो लाइन तो रहती है कम्प्लीटली। जी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस तो आई हुई है काफी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वास्ट हुआ है। जो मुख्यमंत्री का जो बालिका साइकिल योजना जो था वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी था। जो जो इंडिया में वो फर्स्ट टाइम था जिसको देख के बहुत स्टेट ने जो है ना, बहुत इंटरनेशनल बॉडी ने उसको काफी अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट। इट हैज बिकम क्वाइट एट दैट टाइम बिकम अ टॉक ऑफ टाइम, and it just become a symbol how to empower the women or young girls back into those days. तो ये लिटरेसी ग्रोथ जो है, अब याद करें ना, पुराने दिनों में 2000 के टाइम में मुश्किल से 45% होती थी, अब तो 70% पे आ गई है। जो मिड डे मील स्कीम जो है, एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मैं that's what I have used in my political career here is Bihar is a state where the midday meal scheme is still operate, but in Scotland we are trying to fight for the bring the midday back into the schools. So I give that example. There are many developing country or under state country, they give the priority to the kids to provide the meal during the day, but Scotland being a developed country has not been able to provide the midday meal. तो ये that's where we have to take the quite big pride on that. अब जैसे कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी बढ़िया हुई है, और बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस भी तो खुले हैं ना, काफी सारे एमबीबीएस सीट्स जो हैं पहले कितनी कम होती थी। आईआईटी में हमने खुद दिया हुआ है, सारा पास करने के बाद में वी लेफ्ट देयर। लेकिन अब एम्स में जो है, एम्स पटना में बना हुआ है, और जो मोर्टालिटी जो है आप देखेंगे, मोर्टालिटी रिडक्शन भी हुआ है काफी। लोगों की जो जो मोर्टालिटी जो थी, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा रिफॉर्म्स हुए हैं। सो दैट्स समथिंग वी हैव टू celebrate what we have achieved as a collective state. And here's a challenge is that we can solve in the coming leadership. Yes, the challenges we talk about caste, politics. अब किसी को, अब I think we shouldn't be using this platform to criticize anyone. Yes, of course, this is not, I'm not for anyone. आप जो host कर रहे हैं is for a collective vision that what we can use. Of course, PK जो है, he got his own strength and weakness. Nitish Babu got his own great correct. strength and weakness. Modi is a visionary leader which has brought the India onto the global platform, which he has done especially as compared to the many other people. We have to make a collective, and that's where the leadership comes, is how much accumulative you are, what you want to achieve for the people you belong to, and that's the way we have to define that, rather than going into the, बोलते हैं ना कि एक छोटी सी होल में आप देखें या बड़ा सा विजन देखें. I think what the talk we are doing, it will inspire many people. And so that's where we bring in, yes, education does play a big part for the society upliftment. But education cannot only be seen as a defining and qualifying factor. Correct. Very true. At this note, I'm on the last segment of my discussion, and this is a really beautiful discussion going on. हमें like I'll continue with this before एक round I will request कि the meeting is gonna end. So अब मात्र 10 to 15 minutes I'll take your, I know ध्रुव जी, प्रकाश जी, I'm sorry मैं आपका समय ले रहा हूँ, but we are in the last segment. We'll join for I've shared the links, please rejoin, and we'll end the interview in this segment. Okay, thank you ध्रुव जी. No problem. Thank you team, please join. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जैसा कि हम अभी तक बात कर भी रहे हैं कि हर नेता का एक एरा होता है, और जो आम जनता के बीच से जो उनकी आवाज होती है उसके बेसिस पर मुद्दे बनते हैं, और मुद्दों से नेता बनता है. अगर हम लालू जी के एरा की बात करें तो उस समय सामाजिक न्याय का दौर था. वो नेता, उन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व किया, बड़े स्तर पे सामाजिक न्याय दिलाई भी. उसके बाद फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का युग आया, जब नीतीश जी ने बागडोर संभाली. उन्होंने पिछले 20 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए. अब ये जो एरा है, बिकॉज वी आर इन 2025, अब 2025 आ चुका है. वी आर इन द एज वेयर एआई हैज ऑलरेडी कम इन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आ चुका है. एंड आप जान रहे हैं कि ये जितनी रैपिडली और जितने स्पीड से ग्रोथ कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ वी आर नॉट एबल टू कोप अप विथ इट, अगर हम इसकी रफ्तार में अपने आप को इससे इनलाइन नहीं किया हमने, तो डेफिनेटली this will be a big challenge, because it can prove to be a big challenge for employment. एम्प्लॉयमेंट का रेट और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और बढ़ सकता है अगर हमने इसको अच्छे से कोप अप नहीं किया तो. इसलिए भी 2025 का चुनाव मेरे नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही नेतृत्व मिले, नेतृत्व को अच्छे मुद्दे उनके पास हों और वो उसके अनुसार
अपने पॉलिसीज को ड्राइव करें। आप ऐसे इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तुरंत प्रकाश जी, अभी अमेरिका में भी इलेक्शंस हुए, वहां पर एआई को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कैसे देखा जा रहा है इन होल? अगर मैं बात करूं तो ध्रुव जी, आप भी स्कॉटलैंड में हैं, तो वहां पर एआई पॉलिटिकल लीडर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी का कितना हम देख रहे हैं कि इसे कितनी प्राथमिकता देते हैं? संजय जी, आप भी युवा हैं, आप इससे किस नजर से देखते हैं? तो आई लाइक टू इनवाइट प्रकाश जी फर्स्ट टू पुट हिज व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नहीं, राहुल जी, एआई का तो बहुत बड़ा रोल है हर सेक्टर में। मैं अगर हेल्थ केयर की बात करूं तो हेल्थ केयर में आप देखेंगे कि एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स आ गई हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात होती है। फाइनेंस में आप देखें तो फ्रॉड डिटेक्शन, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज आ गए जो आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइन इंप्रूव होती हैं। लोग डिबेट करते हैं कि ये जॉब रिप्लेसमेंट कर देगा, बट इससे जॉब रिप्लेसमेंट से ज़्यादा जरूरत है सोचने की कि इफिशियंसी इफिशियंसी बढ़ती है और इनोवेशन के चांसेस बढ़ते हैं। रिटेल रिटेल एंड ई कॉमर्स बात करें तो कितना हम लोग पर्सनलाइज्ड हो गया रिकमेंडेशन, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एजुकेशन में एआई बेस्ड टीचरिंग हो गई है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एआई सिर्फ और सिर्फ इन सेक्टर्स में नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी, सर्वेइंग जो भी है या डिफरेंट एजेंसीज हर पार्टी हायर कर रही है, सब एआई का इसमें रोल इनका है। क्योंकि डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, ये काम सब एआई के रोल के थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी आ गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एआई का रोल बढ़ता ही जाएगा, बट हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि एआई की जो एथिक्स है, जिसमें हम लोग मेन जो मूलभूत समस्या है उनको ना भूलें, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बैलेंस रखें, और ये पॉलिसी लेवल पे जरूरत है कि कैसे बैलेंस करें एआई और इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ साथ। थैंक यू। ध्रुव जी, योर टेक ऑन दिस, टेक्नोलॉजी, Well, एआई I एंड think डेवलपमेंट। I give you one thing. AI is a very disruptive technology has come. When the AI came in the market, people thought AI will take everyone's jobs. But my take on from day one is those who does not use the AI will fade away. But those who use the AI will take someone else's job. But AI will never take away from anyone's job. AI will empower the way and how we execute our job in a better way. It just depends how you want to use it. फॉर एग्जाम्पल आप देखें जैसे फ्लड मैनेजमेंट जो है बिहार की काफी लास्ट 20 सालों में फ्लड मैनेजमेंट जो है बहुत इंप्रूव हो गई है। इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्लड मैनेजमेंट। लेकिन एआई की जो प्रिडिक्टिव जो पावर जो है दैट कैन बी यूज्ड अ लॉट। हेल्थ केयर में जो सेविंग लाइव्स विद प्रिडिक्टिव केयर जो है दैट जो जिसे बोलते हैं टेलीमेडिसिन एंड डायग्नोसिस दैट कैन कम इन, बट हाउ डू वी डू इट? अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल वही, हम तो थियोरेटिकल बात कर सकते हैं लेकिन ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड आई थिंक बिहार got a lot potential to build the infrastructure as a AI innovation hub। हमारे जो मेजर सिटीज में है वो इनोवेशन हब्स होना चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वहाँ के जो लोकल इश्यूज जो हैं, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग हो जैसे एजुकेशन की बात करें, या पर्सनलाइज लर्निंग हो, या हेल्थ केयर हो, या हमारी एपिडेमिक कंट्रोल की बात है, या फ्लड मैनेजमेंट की हो, या गवर्नेंस की बात हो, तो एक लोकलाइज हब होना चाहिए जहाँ पे एआई कैन बी इंस्टीट्यूट फॉर द लोकल बॉडीज। दूसरी चीज है कि आईटी पार्क जो है जैसे बैंगलोर में है, आप पुणे में जाके देखें आईटी पार्क। हमारे यहाँ वो टाइम आ गया है जब हमारे खुद के युवा जो है आईटी में इतने स्किल्ड हैं, जो आईटी पार्क वहां पे बने और एआई ड्रिवन हो, दैट वी कैन लीड द कंट्री। बिहार के जो हमारे युवा जो है उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बड़ी मुश्किल से देखने को कम मिलता है। और रीजन यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं बिहार से हूँ इसलिए बिहार की बड़ाई कर रहा हूँ। हमें जो मेहनत करने की जो क्षमता जो है ना, जब जरूरत होती है 10 घंटे की तो हम 15 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। शायद वह उतनी पोटेंशियल या उतनी एनर्जी दूसरी जगह बहुत कम देखने को मिलती है। तो क्या उसका हम एनर्जी जो है वो ड्रिवन जो है उसको एआई सेंटर हब, IT center park, intellectual hub, innovation hub. These are things other country has done. AI has become the massive center park. The college and university where I am, we have instituted and invested a lot of money. और उसमें गवर्नमेंट के फंड की जरूरत नहीं है। देर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं देर क्वाइट है, उसमें रिलेक्टेंट है पैसे, या बहुत ही जो है इजी पैसे वहां पर डालने के लिए जरूरी है, जहाँ पर री स्किलिंग शुरू हो जाती है वो। जी जी जी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर पॉइंट। संजय जी, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यूर यूथ, अभी मैं बार बार इसको इटरेट करता हूँ कि स्पेशली फॉर यूथ, इफ यू यूज एआई एज अ अगर आप उसे अपने अस्त्र के रूप में यूज करें तो यू कैन स्केल इन योर ग्रोथ। बट अगर हम उसे इस अस्त्र को धारण ही ना करें, अगर हम एआई को से अपने आप को रूबरू ना करें, अपने आप को अपस्किल नहीं करें टेक्नोलॉजी से, तो फिर दुनिया तो आगे निकल जाएगी। जैसे हमने
पिछले डेवलपमेंट के एरा का बस छूट गया हमसे, इसी तरह इस एरा में भी हम पीछे छूट जाएंगे। तो आप संक्षेप में इसका जवाब दें, उसके बाद आई हैव क्विक 2-3 क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चंस, एंड देन विल रैप द इंटरव्यू। या एक स्तर पे तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग पीछे छूट गए एआई के क्षेत्र में भी। अमेरिका और चाइना ने दोनों ने एआई के क्षेत्र में बहुत आगे हम लोगों से निकल चुका है। ओपन एआई, मेटा, अभी एलन मस्क ग्रॉक लेके आ गए हैं, और चाइना में डीप सीक और तमाम तरह के एआई प्लेटफॉर्म बहुत कंपिटिटिव और एक दूसरे को बहुत अच्छे से मतलब ये कर रहे हैं। अभी यूरोपीय देशों ने ईयू ने सबमिट किया है फ्रांस में, जिसमें हमारे देश से भी गए हुए थे। तो ये लोग यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और चाइना, इन तीनों ने एआई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। बट भारत में एआई को लेकर के बहुत इनिशिएटिव नहीं है। तो जब भारत में ही नहीं है तो बिहार में भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काम हम लोगों के यहाँ भी होना चाहिए, ये कहा जा सकता है। बट लेकिन हम लोग अभी एआई के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं अन्य देशों से। और संजय, बिकॉज आप लोग एज ए स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में या फिर चाहे प्रेजेंटेशन बनाना हो, या फिर क्योंकि बहुत सारे एआई के टूल्स आ चुके हैं जहां पर यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कंट्री के लेवल या पे अगर नहीं हुआ है, या फिर गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट, सरकारों को इस बात पर देखना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके हाथ में यूज करना। तो आप लोग अपने क्षेत्र में अपनी पढ़ाई में क्या इन्हें यूज करते हैं आज के यस, डेट हम में? लोग यूज हम हाँ, हम लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी और डीप सीक वगैरह और कैनवा वगैरह का यूज करते हैं, मतलब अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में। ये यूजफुल है, बहुत सारा काम आपको बहुत कम समय में करके दे देता है। और तो ये माहौल आपको मतलब अपने समकक्षी सारे विद्यार्थियों में देखते हैं कि धीरे धीरे एआई ड्रिवन हाँ, मतलब वो, मतलब माइंडसेट? जैसे व्हाट्सएप का ऐप सबके मोबाइल फोन में, उसी तरह से ये एआई प्लेटफॉर्म सबके मोबाइल में है। ओके, तो गुड एक गुड, नाइस टू हियर दैट। या बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। एंड ध्रुव जी, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि चेंजिंग बिहार का एक बहुत बड़ा एग्जांपल संजय जी ने दिया। या ध्रुव जी, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग। या Yeah, देखिए, I think it's not a matter of either we are behind or ahead. It's a matter of what right actions we take right now, what will be futuring in the next coming 10 years. अभी हमारी स्ट्रेंथ ये है कि बिहार में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, इस बात को हम सब लोग मानते हैं। और आखिर एआई को, जैसे मैं बताया कि एआई हब बना है, एआई का इनोवेशन सेंटर बना है, या हम एक पॉलिसी जो है ना, एक पॉलिसी उस पर होनी चाहिए, बिहार एआई मिशन। तो बिहार एआई मिशन एक पॉलिसी जो है, उसका चैलेंजेस को वी हैव टू एड्रेस इट। लाइक अभी हमारे जो डिजिटल डिवीजन जो है, जहाँ पे 27% इंटरनेट, मेरे ख्याल से 27% इंटरनेट पेनिट्रेशन बस रूरल बिहार में होता है। जो अब उसको वी हैव टू मेक इट अफोर्डेबल कनेक्टिविटी, कि जहाँ पे पेनिट्रेशन रूरल एरिया में हो। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्ट पिवटल एंड स्केलेटल पॉइंट ऑफ द एआई, जहाँ पे डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए जो जितने भी लोकल डिजिटलाइजेशन और डाटा सेट्स जो है, वहाँ पे एआई ट्रेन मॉडल तो उसी पे ट्रेन होगा। एंड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम इस बात को भूल जाते हैं कि एथिकल रिस्क जो है, कि आखिर एआई टूल should not be used for right wing, left wing, center wing. It should be for the people betterment. the betterment of people, yeah. हाँ, for not for politicizing to becoming one of the segment, जहाँ पे ऐसा ना हो कि एआई का यूज हो जाए कास्ट बायसनेस में, एआई का यूज हो जाए किसी को आंसर। अब मुझसे क्वेश्चन पूछे, यदि मैं एआई यूज करूँ तो एआई विल गिव द बेस्ट ऑन द व्हाट दे हैव बीन फेड इनटू द डाटा, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। तो वहाँ पे एथिकल रिस्क जो है, जहाँ पे डाटा प्राइवेसी और एथिकल रिस्क की सेंसिटिविटी जो है, जहाँ पे बिहार एआई मिशन दे कैन डिफाइन इट, एंड दैट्स द पॉलिसी। आई वुड, नीतीश बाबू को, इफ आई हैव टू सजेस्ट हिम, आई वुड से, और जो भी अपकमिंग इलेक्शंस में जो इलेक्टोरेट है, दे शुड डिमांड बिहार एआई मिशन। Yeah, so we should be using AI as a boon, not like a bane। और इसे अभिशाप न बना दें, क्योंकि ये अगर आप गलत तरीके से यूज करें तो ये आपको गलत इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। गलत AI is something which whichever way you want to treat it and use it, you can do it. So very well said. Now I am on the last segment। मैं बहुत इसमें आपको मैं सवाल पूछूंगा, और 3 से 4 सवाल हैं, आपको एक एक लाइन में जवाब देना है। मैक्स 2, आई अलाउ 2 लाइन्स फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे 2 लोग प्रोफेसर हैं, एक पीएचडी के परसुइंग पीएचडी है, तो एक लाइन में आपको रोक पाना मेरे लिए भी बड़ा कठिन है। बट आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन कपल ऑफ लाइन्स। सो विच कम्स फर्स्ट? अगर मैं आपसे पूछूं तो निजी तौर पे, विच कम्स फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी यू सपोर्ट और द फ्यूचर ऑफ बिहार? आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं वो आपके लिए ज्यादा प्राथमिकता रखती है, या फिर बिहार का फ्यूचर?
ध्रुव जी। अब मैं से every political party has been designed to put the Bihar first. So Bihar ka development should always come first, and political party should drive that. Okay, this was, so well diplomatically answered, but yeah, okay, well taken. प्रकाश जी, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कभी कभी हम बहुत बायस्ड हो जाते हैं अपने और बार बार हम ध्रुव जी ने भी कहा, एंड आई थिंक आई वुड आल्सो लाइक टू इटरेट दैट पॉइंट, कि बहुत बार हम बायस हो जाते हैं कि नहीं, इस पार्टी के हम समर्थक हैं तो ये सही करे या गलत करे। हमें आंखों से दिख रहा है कि दिस इज नॉट फेयर थिंग टू डू, बट देन ऑल्सो वी सपोर्ट दैट आइडियोलॉजी या वी सपोर्ट दैट पार्टी जस्ट बिकॉज कि हम उसके समर्थक हैं। और ये जिसे हम अदर वे में इन अदर वर्ड्स अंधभक्त भी कहते हैं। किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कम्युनिस्ट पार्टी से जितनी भी पार्टियां हैं, जब आप एज अ बिहारी व्हेन यू थिंक, यू शुड ऑलवेज थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ बिहार। बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाने से, दैट इज माई टेक, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा टेक है कि ऑलवेज थिंक फॉर बिहार फर्स्ट, एंड बिहारी एज अ कम्युनिटी शुड कम फर्स्ट। जी प्रकाश जी, योर टेक ऑन दिस। नहीं, एक लाइन में कहूंगा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। चिराग जी की मैं बात से बहुत सहमत हूँ। और मैं कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। बढ़ता बिहार, बढ़ेगा बिहार, दैट्स इट। ओके, संजय जी, योर पॉइंट। पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट वो प्राथमिकता रखती है या फ्यूचर ऑफ बिहार? आई सपोर्ट पॉलिसी, नो पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिसी अगर अच्छा रहेगा तो बिहार अच्छा रहेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। ओके, तो पॉलिसीज तो बनाने वाले कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ही होती है, तो मतलब। हाँ, तो पॉलिटिकल पॉलिसी तो पॉलिटिकल पार्टी ही बनाएगी। ओके। ओके। तो जो जो पॉलिटिकल, हाँ। जी जी। ओके, हाँ, इनमें से कोई एक का चुनाव करें, बिकॉज आई कीप ऑन आइटरेटिंग, एंड वी हैव दैट प्री कंसीव नोशन, जाति व्यवस्था बिहार में है, उसका इन्फ्लुएंस है। इसलिए इनमें से कोई एक का चुनाव करें। जाति व्यवस्था पूरी तरह से हटनी चाहिए, जाति व्यवस्था रहनी चाहिए, जाति व्यवस्था रहनी चाहिए बट राजनीतिकरण उसका नहीं होना चाहिए। इन तीनों में से आप किसका समर्थन करेंगे, ध्रुव जी? जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ओके ओके ओके, संजय जी, थैंक यू। ध्रुव जी, आपका टेक? देखिए, यह बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे काम करती है। जाति व्यवस्था को हटाना डिजास्टर्स होगा बिहार के लिए, लेकिन जाति व्यवस्था का जो डायनामिक्स जो है, या उसकी उसकी पॉलिटिलाइजेशन जो है, वह उसकी इंटेंसिटी कम होना चाहिए, और इसकी इंटेंसिटी है डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट में फोकस होना चाहिए, नॉट फॉर ओनली ग्रैबिंग द पावर। ओके, सो यू आर सेइंग कि उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट सिस्टम का या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और ये डाइल्यूट तभी हो पाएगा जब हम डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दें। आई थिंक दिस व्हाट योर टेक वाज, राइट? ओके, तब इस सोच को हम डाइल्यूट कर सकते हैं जी। एम्पावरमेंट होगा जब जब हम उस शैकल से निकलेंगे, तभी तो। जो पॉवर्टी लाइन पे, अब किसी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमारी आपकी बात को उसको उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पास में कोई यदि लाकर 2,000 रुपए दे दे, दैट इज व्हाट इट मैटर द मोस्ट टू दैट पर्सन। तो उस चीज को शैकल को कटने के लिए जो जाति की जो डायनेमिक्स जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम तभी होगी जब हम डेवलपमेंट और उसके एम्पावरमेंट के लिए हमारी पॉलिसी अलाइंड हो। ओके ओके, प्रकाश जी। हाँ, जी। मतलब बिल्कुल इसका पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। और कास्ट की जो डाइवर्सिटी है उसको एज अपॉर्चुनिटी हम लोग यूज करके बहुत चीजें, अच्छी चीजें कर सकते हैं। मतलब जाति व्यवस्था, इन तीनों में से आप किसको सपोर्ट करें? जाति व्यवस्था पूरी तरह से हटनी चाहिए, या जाति व्यवस्था रहनी चाहिए बट पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए? पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और जाति व्यवस्था की जो डाइवर्सिटी है उसको वैल्यू बनाकर उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करनी चाहिए। एनी रिकमेंडेशन लाइक व्हाट वुड बी? बहुत सारी कैसे चीजें, कैसे स्किल इसको? बेस्ड। आई स्किल आई बेस्ड। आई हैव टू से समथिंग। हाँ हाँ, संजय जी, लेट हिम कंप्लीट, प्रकाश जी को कंप्लीट करने दे, फिर आई विल कम टू यू जी। इंडिया में बिहार में खासकर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो काफी स्किल बेस्ड चीजें करती हैं, छोटे छोटे लघु उद्योगों में। हमें जरूरत है उनकी उस डाइवर्सिटी का यूज करके कैसे उनको वोकेशनली ट्रेन करें और उनको उनकी जाति विशेष के साथ उनके रोजगार को जोड़ें। एग्जाम्पल, मखाना है। मखाना में मला कम्युनिटी, पूरी मला कम्युनिटी लगती है मखाना में। क्या हम उनको स्किल दे सकते हैं? क्या हम उनको ट्रेन कर सकते हैं? उनकी जाति भी मेंटेन रहेगी जो वो काम कर रहे हैं, और सिस्टम में वो डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा, और उसके हिसाब से उनकी इनकम को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay, why not? So basically, you're saying why not make a business tycoon, a Makhana big, from
a big makhana business out of that community only. Same राइट goes with, that is what your recommendation is, right? राइट 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 सेम गोज विथ लेदर का जो काम कर रहा है, सेम गोज विथ जो एग्जैक्टली। पॉटरी का काम कर रहा है ऑल्सो। ओके, दैट इज योर पर्सनल टेक, सो ओके। या संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये सभी के सर ये निजी तो विचार हैं, इसलिए इसमें कोई ये नो 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 ऑलवेज। सर, निजी विचार तो है, लेकिन एक सीरियस ओपिनियन ये है सर कि मतलब जब ये तो एक स्तर पर कैपिटलिज्म ही इस चीज को तोड़ दिया है कि आज के डेट में कोई जरूरी नहीं है कि कोई नाई ही बाल काटता है, कोई भी आज इरफान हबीब सबसे बड़े तो कैपिटलिज्म ने एक स्तर पे जाति को तोड़ दिया। ये जो चतुर्वर्ण सिस्टम है कि इस जाति के लोग ये काम करेंगे और इस जाति के लोग ये काम करेंगे, दिस इज द प्योर फ्यूडल माइंडसेट। तो और आप ओके, ये तो नहीं चल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात जो है, जाति का जो पॉलिटिसाइजेशन है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये पॉजिटिव थिंग है, खास करके पिछड़े और दलित लोगों के लिए। अगर उनका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता तो उनको डिग्निटी का राइट नहीं मिलता। हाउ टू से दैट कि मतलब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ओके, कास्ट नहीं होना चाहिए। ओके संजय जी, एक सवाल मेरा है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, सारे पैनलिस्ट के समय को ध्यान में रखते हुए। अगर एक समय पर आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, आई थिंक सारे पैनल के सारे लोग मानेंगे कि एक समय पर ये सामाजिक न्याय की जो एक का जो एक धारा था चला, और उस वक्त डेफिनेटली आई ऑल्सो अग्री कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या फिर सोशल इक्वालिटी के लिए ये जरूरत था। बट आज जब आप 2025 में बैठे हैं, हमारे आजादी को लगभग 78 साल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? आज भी जब डेटा हम देखते हैं तो पिछड़ा और दलित समाज, आप भी कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आज उस पैमाने पर नहीं पहुंच पाया। तो यही व्यवस्था अगर यही व्यवस्था इसका सोल्यूशन होता कि इक्वालिटी लोगों में लाने के लिए हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करें, अगर ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसका सोल्यूशन होता, तो फिर आज तक बराबरी क्यों नहीं हुई, है ना? तो आई नहीं थिंक कि देर इज अ स्कोप कि हम इस पर रीथिंक करें, और इस पे क्योंकि इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है संजय जी। मतलब ये अगेन मेरा टेक है, आई मे बी रॉन्ग, मैं पूरी लाइक विथ ऑल द इनोसेंस आई वुड लाइक टू से कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरा टेक है कि दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन कि आपके कास्ट के बेस पर पॉलिटिक्स करें, खुद तो सत्ताधारी बन जाए, अपने अपने परिवार का जीवन अच्छे से व्यापन करें, लेकिन जो समाज इसके नाम पर, उस पॉलिटिक्स के नाम पर आपने वो जगह हासिल किया, उस समाज को आप आज भी 78 साल बाद भी, आजादी के 78 साल बाद भी हमें बैठकर अमेरिका, स्कॉटलैंड, इंडिया और अलग अलग हिस्सों से यह बात करना पड़ रहा है कि आज भी दलित पिछड़ा समाज पीछे है। तो देयर इज समथिंग, देयर इज अ स्कोप कि इस पर रीथिंक किया जाए। दैट इज माय थॉट। या कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर सही सरकार का गठन हो तो क्या हम समझते हैं कि हम 10 साल में देश के टॉप 5 राज्यों में आर्थिक रूप से आ सकते हैं, या फिर बिहार के टॉप 5 राज्यों में कभी नहीं आ सकते? मतलब दैट इज क्लीन नो, नहीं हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की भी बात आती है कि हम लैंड लॉक स्टेट हैं, वी कैन नॉट वी हैव अ लिमिटेड ग्रोथ, स्कोप ऑफ ग्रोथ। तो क्या हम टॉप 5 राज्य में कभी नहीं आ सकते हैं, या फिर अगर सही पॉलिसीज आए, सही नेतृत्व मिले, तो हम अगले 10 साल के अंदर टॉप 5 राज्यों में आ सकते हैं? प्रकाश जी। मैं ऐसा बोलूं कि अगर तुरंत हम टॉप 5 में आ जाएं तो ये अगले 10 साल में, अगले 10 साल में। हाँ, कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए कोशिश। और जो भी पार्टीज आए और जो भी माइंडसेट लेके लोग आए, उनको ध्यान ये जरूर रखना है कि जो चीजें हमें करनी है पहले उसको करें। हम्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिकेटर्स मैट्रिक्स में देखेंगे ऊपर आने के लिए, तो हम्म, जो एजुकेशन की बात हम कर रहे थे, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और बिल्कुल हम आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल असंभव नहीं है। ओके, ब्यूटीफुल। ध्रुव जी, हाउ डू यू सी दिस? Um, ये क्वेश्चन जो है ना इज वेरी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन, एंड इसमें पोटेंशियल ये है कि हम भारत और विश्व के पटल पे बिहार का जो स्थान जहाँ पे होना चाहिए, वह स्थान हमको सिक्योर करना चाहिए। और आपका क्वेश्चन जो है, यह हमारे जो कैपेबिलिटी जो है और जो इंटेलेक्ट जो है, जो पावर जो है, बिहार की जो पावर जो है ना, उसको डेमोन्स्ट्रेट करती है। ऑफ कोर्स इसका एक लाइन आंसर है, यस वी कैन बी, 100% वी कैन बी। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि लास्ट के 36 ईयर्स, 36 साल में अब बिहार की पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखेंगे तो उसमें मेरे ख्याल से 4 ही बड़े बड़े नाम आते हैं पूरे 36 साल में। लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जी जो नहीं रहे हैं। इन्होंने बिहार के लिए बहुत किया, उनहर का दौर था, चाहे वो सामाजिक न्याय का हो, या लास्ट के 20 साल में हम वुमेन सेफ्टी की बात करें, या क्राइम रिडक्शन की बात करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करें,
अब इनसे आगे हट के जो नया दशक शुरू होने वाला है, जो आपकी जो बात कर रहे हैं, वो जो नेक्स्ट डेकेड, अब नेक्स्ट डेकेड की जो डायनेमिक्स जो है और उसकी जो पॉलिटिक्स या जो नीड जो है समाज की, जो लोगों की जो नीड जो है, जो जो काफी ग्लोबल इम्पैक्टेड है वो, आज हम वहाँ पे बैठ के बिहार से काफी स्कॉटलैंड, आई बीन इन द स्कॉटिश पॉलिटिक्स हैवली इन्वॉल्व, और मैं आपका वेरी ग्रेटफुल हूँ राहुल जी कि यू हैव सपोर्टेड सो मच एंड यू हैव डन सो मच. I'm ready for you anytime if you call me in the middle of the night because that shows the connectivity. कि बिहार की जो बिहार जो है या अभी जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसको देखते हुए हमारी जो नेक्स्ट ग्रोथ जो है वी कैन डेफिनेटली डिफाइन इट. And we got the most powerful and intellect mind in Bihar than anyone else you walk around into the on the planet, and we can make it definitely. Yes, how we do it, who gonna do it, what infrastructure and the mechanism gonna do it, what sort of leadership and changes we need on the grassroots, that will be defined by the politics. लवली। संजय जी। हाँ यस, हम लोग कर सकते हैं ये काम। अगर हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा अगर काम करें तो हम लोग अगले 10 साल में टॉप 5 स्टेट में निश्चित तौर पे आ सकते हैं। जी। और आई थिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स जिसमें हमें काम करना पड़ेगा ताकि मतलब एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कृषि बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ये है ना कि मतलब आप खेती का जमीन नहीं छीन सकते हैं किसानों से। कृषि आधारित उद्योग आप बिहार में लगाइए, ये अच्छा रहेगा। दैट विल वर्क। लवली। लवली, अब जाते जाते बहुत मजा आया आज के डिस्कशन में। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबों से, आज का डिस्कशन बाय द वे आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल थ्री ऑफ यू, all the panelists, Prakash ji, Dhruv ji, Sanjay ji. I have bonding with a great bonding with Dhruv ji. प्रकाश जी मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन बाद हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। संजय जी, अभी ये नया रिश्ता शुरू हुआ है, आई होप कि हम आजीवन एज अ बिहारी ब्रदरहुड, क्योंकि वो मातृभूमि अपनी मिट्टी, बिहार की मिट्टी के लिए जो प्रेम है। और संजय जी, आप एक यूथ हैं एंड यू आर द मैसेज कैरियर, आप एक संदेश वाहक भी हैं। हम तीनों से ज्यादा प्राथमिकता आपकी इसलिए भी है क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि एक पटल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई स्कॉटलैंड से 2 घंटे का समय ध्रुव जी का देना या फिर प्रकाश जी का देना या हमारा देना, मैं समझ सकता हूं कि ये कितना महत्वपूर्ण होता है। और एक एक मिनट का जहां इंपॉर्टेंस है, ही इज अ वेरी बिजी मैन ध्रुव जी एज वेल एज प्रकाश जी, और तब भी उन्होंने 2 घंटे का समय लगभग अगर हमारे समाज पर बात करने के लिए निकाला, तो यह दर्शाता है, यह दिखाता है कि इस मिट्टी से जितना प्रेम मुझे है, जितना प्रेम आपको है, उतना ही प्रेम फ्रॉम फॉरेन में बैठे हुए प्रकाश जी को है, उतना ही प्रेम स्कॉटलैंड में बैठे हुए ध्रुव जी को है। इसलिए हम सब एज अ बिहारी ब्रदर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2025 2025 के चुनाव में मेरा यह संदेश रहेगा पूरे बिहार वासियों को कि फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार को, अपने बच्चों को, अपने परिवार, अपने समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए आप वोट करने जाएं और बिहार का कुशल भविष्य, कुशल नेतृत्व चुने। जाते जाते आप सबों से मेरी एक गुजारिश है कि आप अपने लोकल बोली में, मतलब जो भी आपकी बोलियां बोली जाती हैं आपके जगह पर, उस बोली में आप एक संदेश बिहार के वोटर्स को दें, बिहार के लोगों को दें कि हम चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन वी आर बिहारी ब्रदर्स एंड दैट इज एट द पैरामाउंट। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी ध्रुव जी। देखिए, मुझे भोजपुरी बोलना बहुत पसंद है, और हम लोग के घर की जो भाषा जो है, मेरे बच्चों की या मेरी पत्नी की या मेरे माई की या मेरे भाई की, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि अपन बिहार की जो माटी जो बानू, वो अद्वितीय और अद्भुत बा। चाहे हमनी के पॉलिटिकल विचारधारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार के उत्थान में हमनी के ही साथ में बा। सब लोग के मिल के अपन जो डिफरेंसेस जो बा, जो अंतर बा एक दूसरे के बीच में, ओके साइड में करके हम ये देखेंगे कि आखिर भारत में हम काहे पीछे बने, ओकर रीजन हम अपना के और आगे हमने के बढ़े के बा। एक दूसरे के साथ रह के ये हमने के अस्तित्व बा। और ये लड़ाई जो बा बिहार के अभी अस्तित्व के लड़ाई के बाद, या तो हमने का अस्तित्व अपन बनाई या बस विरासत लेके पीछे बैकवर्ड हुई। विरासत हमने के आगे के भविष्य बनाए, लेकिन अपन जो डिफरेंसेस बा ओके साइड में रख के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आई, जहां पे कहें कि बिहार के विकास ही हमनी के सर्वोपरि बा। अब भइल बा 20 साल में बहुत भइल बा, लेकिन ओके अब अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाए के जिम्मेदारी सबके के बा। हमारा तरफ से सबके के बहुत शुभकामना बा, और भगवान से प्रार्थना बा कि हमनी के सबके सफल होके में काम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी।
जेना ध्रुव जी कहलखिन, हमहूँ सब मैथिली में गप करै छियै घर में, हम्म, तो हम सब मैथिली जे गप करै छियै तऽ मैथिली में हम सब हमेशा कहै छियै कि एते आगू बढ़ि गेलै पूरा दुनिया, मिथिला में एखनो पिछड़ापन किया छै। कारण ई छै कि विद्वान लोग सब अतेक छथिन, ओ बाहर जाकऽ बढ़िया कऽ रहल छथिन, या बिहारो में रहि कऽ बढ़िया कऽ रहल छथिन, मिथिलो में रहि कऽ, लेकिन अपन मिथिला के विकास के लेल खुद ध्यान नहीं दऽ रहल छथिन। जखन तक खुद लोग खुद ध्यान नहीं देथिन, नेता सब एक बस माध्यम छै। जाबे तक अपने सब गोटे मिल कऽ ध्यान नहीं देबै, और ई भऽ रहल छै, हम देख रहल छियै पीपल्स मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ि रहल छै बाहर में, जेना गुजराती ई सब केलकै गुजरात के लेल, तेना हम्म, धीरे धीरे बिहारी और मैथिली या भोजपुरी लोग सब अपन अपन क्षेत्र के लेल काज एनजीओ कऽ कऽ या डिफरेंट डिफरेंट फोरम पर दे ऑल आर डूइंग। हम्म, तो इट्स हाई टाइम, इट्स वी नीड पीपल मूवमेंट टू डू समथिंग बेटर फॉर बिहार। ग्रेट, ग्रेट। संजय जी जी। देखिए, हम तो मतलब बहुत लंबे समय से पटना में ही रहते हैं और गांव हम जा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे मेरा मैथिली रहा है, समस्तीपुर के हम रहने वाले हैं। बट बहुत दिनों से हम गए नहीं, मैथिली हमको आता नहीं है बोलने। फिर भी थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि देखिए संजय जी, अ, स्कॉटलैंड में रह के ध्रुव जी नहीं भूले, प्रकाश जी अमेरिका में रह के नहीं भूले, आप बिहार में रहकर ही अपनी बोली भूल गए। प्रयास कीजिए नहीं जितना भी हो सके। मतलब, जी जी। हाँ मतलब अहाँ सबसे अपील छिके कि अबरी विधानसभा चुनाव में जे अहाँ के बच्चा खातिर ले, जे अहाँ के रोजगार खातिर ले बढ़िया काम करे छे, ओकरा ओकरा वोट दियल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मजा आया आप लोगों से बात करके, और आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा, ध्रुव जी, प्रकाश जी, संजय जी, एक इस प्लेटफॉर्म पर आकर। आई होप यू गाइस हैव लव्ड इट। राहुल जी, ये जो है ना, चलिए ये तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन कोई भी चीज़ जो है एक मिशन ड्रिवन होती है, उसको ड्राइव करने वाला पहला आदमी एक ही होता है। आपने जो इनिशिएटिव किया है, ये आपकी शक्ति को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि आपने 3 कॉन्टिनेंट से लोगों को बुला कर रखा हुआ है, या ये आपकी पर्सनल ग्रेविटी है, नहीं तो थैंक मैं यू, नहीं आता। थैंक यू, मैं प्लेजेंट। मुझे मैं आज मैं इतने बिजी था, फिर भी मैं आपके लिए आया हूँ, ये आपकी ग्रेविटी को शो करती है। तो इस चीज़ को जो है आप आगे बढ़ाइए, और हम सबका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम आपको इम्पावर करें। जो आपने जो ये इनिशिएटिव शुरू किया है, उसमें हर आदमी अपना जो है वह समय, अर्थ या रिसोर्सेज या कुछ भी योगदान हो, आपको इसमें सहायता करे। So thank you so much. Well, congratulations for you, and that demonstrates how much gravity you hold. That has brought the people, and even I tell you very frankly to all the people. Literally, I have a very few time left in a day, but everything is dedicated for you. थैंक यू, प्लेजर इज माइन, ध्रुव जी। थैंक्स अलॉट। प्रकाश जी। नहीं, बस मैं एक कॉल अवे रहता हूँ, एक मैसेज अवे रहता हूँ, राहुल जी जब भी जी बोलते हैं तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। बट गोल ये रहता है कि बिहार के लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं बैठे बैठे, दिली इच्छा रहती है कि कुछ शेयर कर ले वो बातचीत। और आपने मौका दिया मुझे राहुल जी, कभी भी बुलाइए, हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? राहुल जी, आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, आप शुभकामनाओं के पात्र हैं। और ये लगातार जारी रहना चाहिए, आपका इस तरह का कार्यक्रम हम जरूर लोग जरूर पार्टिसिपेट करते रहेंगे जरूर। आपके साथ। जी। थैंक्स अलॉट एवरीबॉडी। और मेरे श्रोताओं के लिए ये सिलसिला चलता रहेगा, बिहार के मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, हर सप्ताह शनिवार को 8 बजे आप हमारे इस प्रोग्राम का इंतजार कर सकते हैं। जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और लोगों को जोड़ें, उनके पर्सपेक्टिव को, उनकी सोच को हम अपने दर्शकों के बीच ला सकें। क्योंकि जब एक वोटर जाता है वोट करने, तो वो उसे इन्फ्लुएंस करने वाले लोग, उसे इन्फ्लुएंस करने वाली शक्तियां भी बहुत होती हैं। इसलिए एक वोटर के पर्सपेक्टिव से, जो हो सकता है कि शिक्षा के रूप में, शिक्षा में उसकी कमी हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, उस वर्ग को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही आसान होता है। और इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो राजनेता के रूप में हो या फिर दलालों के रूप में हो, बट वो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग आम जनता को, भोली भाली जनता को भटकाकर, दिग्भ्रमित करके उनसे गलत राह चुनवाते हैं। इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इस मुद्दे को, हम इस डिबेट को एक सिलसिला दे सकें और ताकत दे सकें, ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके कि जब आप वोट देने जाते हैं, वोट की ताकत आप पहचानिए। और जब आप वोट देने जाते हैं, तो आप अपने बच्चे का, अपने परिवार के 5 साल का भविष्य भी निर्धारित कर रहे हैं उस नेता के साथ। इसी मैसेज के साथ थैंक्स अलॉट टू एवरीबडी इन द पैनल, एंड बहुत बहुत धन्यवाद मेरे श्रोताओं के लिए। हम इसी तरह के मुद्दे आपके बीच हर सप्ताह लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल अनफोल्ड विद राहुल पर आप इस पूरे वार्तालाप को देख सकते हैं। बिल्डिंग बिहार के नाम का हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप हर सप्ताह हमसे जुड़कर हमारे बात को सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।